एपिसोड 31 मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। मुंबई जेल में एक लड़की बिल्कुल अंधेरे से भरे हुए एक कमरे में बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वो दीवार से लगकर बैठी थी। उसके सामने ही खाने की प्लेट रखी थी और वो भी एक नहीं बल्कि 4-5 दिन में रखा हुआ खाना सूख चुका था। तभी बाहर से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज़ जैसे ही आई वो लड़की हंसते हुए बोली, अगर खाना लेकर आए हो तो वापस ले जाओ वरना यहाँ पर रखा रखा खराब हो जाएगा। कम से कम बाहर ले जाओगी तो किसी और के काम तो आएगा। वो हवलदार जो उसे खाना देने आई थी, वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, अपने ये नखरे दिखाना बंद कर दे। पिछले 5 दिनों से ढंग से खाना नहीं खा रही है तू। अगर तुझे कुछ हो गया तो तुझे क्या लगता है कि हम तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? अरे यहीं पर जिंदा दफना भी देना तो भी तेरे बारे में कोई नहीं पूछेगा। तू तो फिर भी ऐसी मौत चुन रही है जिस पर ना कोई सवाल उठेगा और ना ही कोई खबर छपेगी। उस हवलदार की बात सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा हंसने लगी और बोली, मेरा क्या होगा ये मैं खुद देख लूंगी, तुम जाओ जाकर अपना काम करो। वो हवलदार अपने हाथों में पकड़ी हुई प्लेट नीचे की तरफ पटकते हुए बोली, चुपचाप ये खाना खत्म करो। आज मुझे स्पेशल ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर तुमने अपना खाना खत्म नहीं किया तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उस लड़की ने अब अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और तिरछी मुस्कुराहट के साथ उस हवलदार की तरफ देखते हुए बोली, कर लो जबरदस्ती, तुमसे जो होता है कर लो, नहीं खाऊंगी मैं ये खाना। उसकी अकड़ देखकर वो हवलदार अब तुरंत आगे की तरफ आए और अगले ही पल उसने उस लड़की के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। उसे लड़की के बाल अब एक तरफ हो गए लेकिन उसके चेहरे की वो तिरछी मुस्कुराहट अभी भी यूं ही बरकरार थी। वो एक बार फिर से बोली, सी नहीं खाऊंगी मैं ये खाना, तुमसे जो होता है तुम कर लो। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज में एक चैलेंज नजर आ रहा था। वो हवलदार अब और भी ज्यादा परेशान होने लगी। उसने वही साइड में रखा वो डंडा उठाया और जोर से उस लड़की पर चलाने लगी। उस लड़की की एक चीख उस कमरे में नहीं गूंज रही थी जबकि उस डंडे की आवाज लगातार आ रही थी। वो हवलदार अपना पूरा जोर लगाकर उस लड़की पर वो डंडा बरसा रही थी लेकिन उस लड़की को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिर में उस हवलदार ने वो डंडा नीचे की तरफ फेंका और गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारा इलाज तो अब मैडम ही करेगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और उसके जाने के बाद अब वो लड़की एक बार फिर से हंसने लगी थी। अब उसने अपने बालों को अपनी उंगलियों में संभाला और फिर ऊपर की तरफ करते हुए शातिर मुस्कुराहट के साथ अपने आसपास देखने लगी। वो लड़की कोई और नहीं रिद्धि थी, रिद्धि अखंड सिंघानिया की बहन। उसकी हंसी उस पूरे सेल में गूंज रही थी। वो लेडीज हवलदार अब उस सेल से बाहर निकल बाहर बने हुए एक दफ्तर में आए जहां पर पुलिस की वर्दी पहनकर एक लेडीज इंस्पेक्टर बैठी थी। जैसे ही वो उसके सामने आई, वो तुरंत बोली, आज भी उसने खाना नहीं खाया। वो इंस्पेक्टर गुस्से से बोली, लगता है ये लड़की मेरे हाथों मरेगी। वो लेडीज हवलदार तुरंत बोली, अगर उसने कुछ दिन और खाना नहीं खाया तो वैसे भी वो मर ही जाएगी। अब आप ही बताएं उसका क्या इलाज करना है। वो लेडीज इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए बोली, तुम जाओ, उसे मैं देख लूंगी। हवलदार तुरंत वहां से चली गई और उसके जाने के बाद वो इंस्पेक्टर वापस रिद्धि के सेल की तरफ आई। उसने जैसे ही सेल का दरवाजा खोला, वो अंदर जाकर रिद्धि के सामने खड़ी हुई और बोली, क्यों अपनी हड्डियां तुड़वाती हो? चुपचाप खाना खा लो, वैसे भी जो तुम्हारी हालत है तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम 4 दिन से ज्यादा जियोगी। अगर मैंने तुम पर हाथ उठाया तो वो 4 दिन भी तुम्हें नसीब नहीं होंगे। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम मुझे मेरी जिंदगी का ऑफर देने आए हो? कभी मेरा ऑफर भी सुन लो। उसकी बात सुनकर वो इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे तुम्हारे ऊपर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिद्धि तुरंत मुस्कुराए और बोली, तो फिर बार बार आती क्यों हो? जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैंने खाना नहीं खाना तो तुम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मत भेजा करो हवलदार को यहाँ पर, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद बता दूंगी। वो इंस्पेक्टर वहां से जाने लगी लेकिन फिर जाते जाते रुकी और बोली, वैसे ऑफर क्या दोगी तुम? रिद्धि मुस्कुराए और बोली, जब तुम्हें ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम ऑफर सुनकर भी क्या करोगी? इंस्पेक्टर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम अपना ऑफर तो सुनाओ, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं ये मैं खुद सोच लूंगी। रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, 50 लाख। इंस्पेक्टर की एकदम से हंसी छूट गई। वो तुरंत बोली, तुम जानती हो ना तुम्हारे भाई ने खुद तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं है, बस उसकी नफरत है जो तुम यहाँ पर बैठी हो, और अगर तुम्हारे भाई का नाम तुम्हारा नाम से हटा लिया जाए तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास एक चवन्नी भी होगी। 50 लाख तो दूर की बात। रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, और अगर मेरे यहाँ निकलने से पहले ही मैं वो 50 लाख तुम तक पहुँचा दूँ तो? रिद्धि की बात सुनकर अब वो इंस्पेक्टर सोच में पड़ गई थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ।
रिद्धि मुस्कुराए और फिर अंगड़ाई लेते हुए बोली, एक पिज्जा मंगवा दो यार, बड़े दिन से नहीं खाया। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर भी शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, अभी मैंने हाँ भी नहीं कहा और तुम्हारी फरमाइश से शुरू। रिद्धि भी हंसी और बोली, तुमने कहा ना 4 दिन की जिंदगी है मेरी, क्यों ना वो 4 दिन ऐसो आराम से बीत जाए। अब उस इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने रिद्धि के लिए एक पिज्जा मंगवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, सनशाइन वापस अपने रूम में आ गई थी। अखंड बाहर बैठा था और सनशाइन वॉशरूम में थी। तभी सनशाइन को एहसास हुआ कि वो बेवकूफ़ों की तरह साड़ी उठाकर वॉशरूम में ले आई है, जबकि साड़ी पहनना वॉशरूम में पॉसिबल ही नहीं। नीचे पूरा पानी बिखरा हुआ था, उसकी पूरी साड़ी गीली हो जाती। उसे क्या पता था कि उसके क्लोजेट में साड़ी के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। पहले तो हर तरह के कपड़े होते थे, लेकिन ये अखंड ने जानबूझकर किया था। वो सनशाइन को साड़ी में देखना चाहता था, इसलिए आज सुबह ही उसने सनशाइन के क्लोजेट में से बाकी के सारे कपड़े निकलवा दिए थे, बस उनमें साड़ियाँ रखवाई हुई थी। सनशाइन परेशान होते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? वही अखंड को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वो भी जानता था कि उसके होते हुए तो सनशाइन वॉशरूम से बाहर नहीं आएगी, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोला, चांद में थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी 10-15 मिनट में आता हूँ। तुम अच्छे से रेडी हो जाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलेंगे। उसकी आवाज़ सुनकर सनशाइन मुस्कुराए और बोली, थैंक गॉड मिस्टर सिंघानिया वहां से गए। अब मैं आराम से बाहर जाकर ये साड़ी पहन सकती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर पर थोड़ी बहुत लिपटी हुई साड़ी को संभाला और फिर वॉशरूम से बाहर निकल गई। वो दरवाजा खोलकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और अखंड अंदर की तरफ आते हुए बोला, वो मैं अपना फ़ोन भूल गया था। ये बोलते हुए उसकी नज़र सनशाइन पर थी और इस वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर इस रूप में उसकी चांद को देखने का हक किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखंड सिंघानिया के पास, क्योंकि ब्लाउज जिसकी डोरियां नहीं बांधी हुई थी, गीले बाल जो कंधों पर चिपके हुए थे, साड़ी जो नीचे जमीन पर गिर चुकी थी और शेपवियर जिसकी एक हक खुली थी। सनशाइन तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की और अपना शेपवियर हल्का सा ऊपर की तरफ कर लिया, जिससे उसके पेट पर जो बाली थी वो छुप जाए। अगर वो बाली अखंड के सामने आ जाती तो उसका सारा राज ही खुल जाता। अखंड ने उसे ये हरकत करते हुए देख लिया था। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, क्या क्या छुपाने की कोशिश करोगी तुम मुझे चांद? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे किसी प्रूफ की जरूरत तो है ही नहीं। सनशाइन ने जल्दी से अपने सीने पर अपने हाथ भी रख लिए थे। अखंड धीमे धीमे कदमों से उसके पास आया और बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर बोला, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें तैयार करूं या तुम्हें यूं ही खड़ा रखूं। तुम्हें देखकर दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही है और एक तरफ यही दिल कह रहा है कि जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगी तो क्या ही कयामत लगोगी। उसकी बात सुनकर सनशाइन का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। वो तुरंत अपना चेहरा झुकाकर कांपते हुए आवाज में बोली, प्लीज प्लीज आप बाहर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड बोला, मैं बाहर क्यों जाऊं? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें देखने का हक है मेरा और तुम्हें संवारने का भी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। सनशाइन एकदम से सिहर उठी। धड़कनों का शोर अब बाहर तक आने लगा था और धीरे धीरे अब अखंड अपने हाथ सनशाइन की पीठ की तरफ लेकर जा रहा था। उसने उसकी नाजुक सी डोरों को अपने हाथों में पकड़ा जो उसके पूरे सीने का भार अपने ऊपर उठने वाली थी। हालांकि सनशाइन जब पहले अखंड के साथ थी तो उसका फिगर काफी अच्छा था, लेकिन उसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उस वक्त उसकी एज सिर्फ 18 ईयर्स थी। लेकिन अब तो जैसे सच में सनशाइन कयामत ही ढा रही थी। उसका एकदम परफेक्ट फिगर जो उसे कातिलाना लुक देता था। अखंड की हाथों में वो डोरियां उलझा रही थी और साथ ही हाथ उलझ रही थी। सनशाइन और अखंड की गहरी सांस जो वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। सनशाइन एक बार फिर से कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे रेडी होना है। अखंड उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, और मुझे तुम्हें रेडी करना है। सनशाइन एक बार फिर से बड़ी मुश्किल से बोली, आप जाए ना, आप कहीं जा रहे थे? अखंड भी हल्का सा मुस्कुराया और बड़ी ही गहरी आवाज में बोला, अब कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा, बस मन कर रहा है कि तुम्हें देखता रहूं। ये बोलते हुए वो बिल्कुल उसके होठों के करीब अपने होंठ ला चुका था। सनशाइन ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाना चाहा, लेकिन अखंड ने उसके होठों को हल्का सा अपने होठों से छू लिया। सनशाइन ने तुरंत अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे और गला सूखने लगा था। अखंड ने अब उसकी डोरों को पूरी तरह से बांध दिया था और अब एक बार फिर से उसके हाथ सनशाइन की कमर पर आ गए थे। सनशाइन तुरंत दूसरी तरफ घूम गई, जिससे अब उसका चेहरा अखंड के सामने नहीं था, लेकिन उसकी पीठ अखंड के सामने थी और अखंड अपनी गहरी नज़रों से उसकी पीठ की तरफ देख रहा था।
उसने अब अपना हाथ एक बार फिर से उसकी कमर पर रखते हुए अब वो अपना हाथ आगे की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया था, जहां पर उसका शेपवेयर बंधा हुआ था। सनशाइन तुरंत उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसके हाथों को पूरी तरह से जकड़ लिया, लेकिन अखंड जो करना चाहता था वो किसी भी कीमत पर करने वाला था। उसने अपना चेहरा सनशाइन की पीठ पर झुकाया और अपनी गर्म सांसें उसकी पीठ पर छोड़ने लगा। सनशाइन का बुरा हाल होने लगा था। एक तरफ अखंड उसकी पीठ पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसे पागल कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी उंगलियां जो उसके पेट पर चलने लगी थी वो उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगी थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश भी नाकामयाब हो रही थी। पर किसी तरह उसने हिम्मत की और वहां से हटने लगी। पर इस वक्त अखंड ने अपना हाथ पूरी तरह से उसके पेट पर फैला लिया और बोला, कहाँ जा रही हो चांद? तुम्हारा मन नहीं करता तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया की बाहों में पिघलने का? माना मेरा एक्सीडेंट हुआ है और फिलहाल मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि हम दोनों इंटीमेसी करें। तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से भी मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन तुम तो मेरे करीब भी नहीं आ रही हो, मुझसे दूर भगाने की कोशिश कर रही हो। क्यों चांद, ऐसा क्यों? ये बोलते हुए वो उसके शेपवेयर को उसके पेट से नीचे करने लगा था और सनशाइन की धड़कनें एक बार फिर से अटकने लगी थी। जब सनशाइन को उसके इरादों का पता चला तो वो तुरंत एक बार फिर से वहां से हटने लगी, और इस बार वो थोड़ा आगे बढ़ भी गई थी, लेकिन अखंड ने उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर से उसे अपनी तरफ खींच लिया और इस बार सनशाइन का चेहरा उसके सामने आ गया। अखंड उसके चेहरे पर झुककर बोला, क्या हुआ चांद, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? सिर्फ हाथ ही तो लगा रहा हूं तुम्हें। मुझे तो लगा मेरे छूने से तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। सनशाइन जो साफ साफ उसे कुछ बोल नहीं सकती थी, वो अपनी बात इधर उधर घुमाते हुए बोली, वो मुझे भूख लगी है तो मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना है। अखंड मुस्कुराया और बोला, पक्का यही बात है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? सनशाइन अब कैसे ही कहती अपने दिल की बात, उसने कुछ नहीं कहा। अखंड ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके माथे पर अपने होंठ रख कर बोला, ठीक है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं आता हूँ। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हटने लगा। सनशाइन ने एक गहरी सांस ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता अगर अखंड उसकी वो बाली देख लेता। बेशक से अभी कुछ याद नहीं था, लेकिन कुछ दिनों में उसकी याददाश्त वापस आ जाती तो फिर और ये सारी चीज भूल तो नहीं जाता। अखंड वहां से जाने ही वाला था, लेकिन फिर अचानक ही रुका और वापस सनशाइन की तरफ पलट गया। सनशाइन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई जब अखंड उसके सामने घुटनों के बल झुक गया और उसने सनशाइन का शेपवेयर काफी ज्यादा नीचे कर दिया, और अब उसकी आंखों के सामने उसकी वो बाली थी जिसे किसी वक्त वो बड़ी ही शिद्दत से चूमा करता था, और एक बार फिर से अब अखंड ने उस बाली को चूम लिया था। एपिसोड 32, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा चांद। सिंघानिया मेंशन। अखंड ने जैसे ही सनशाइन के पेट के उस हिस्से को छुआ जहां पर उसने बाली पहनी हुई थी, सनशाइन एकदम से कांप उठी। उसके हाथ तुरंत अखंड के सिर पर आ गए थे और उसकी उंगलियां अखंड के बालों में उलझ चुकी थीं। वहीं अखंड के हाथ अभी भी सनशाइन की कमर पर थे और वो एक बार फिर से उसके पेट को चूमते हुए बोला, मैं बेशक से तुम्हें कहीं भी किस कर लूं, लेकिन जब मैं तुम्हें यहाँ पर किस करता हूँ ना, तो फीलिंग ही अलग होती है चांद। ये बोलकर वो अब ऊपर की तरफ उठा और सनशाइन की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। सनशाइन की आंखें बंद हुई। अखंड ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अपनी आंखें तो खोलो। सनशाइन अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम गहरी लाल थीं। अखंड मुस्कुराया और बोला, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, अब मैं तुम्हें जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा चांद, और मैं नहीं चाहता इस वक्त मैं तुम्हें परेशान करूं। और हाँ, अभी तो फिलहाल मेरी खुद की हालत काफी खस्ता है, अगर तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मुझे बुरा लगेगा। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर सनशाइन तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे बहुत अजीब सा लगने लगा था। अखंड अब मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और सनशाइन ने जल्दी से अपनी साड़ी पहननी शुरू की। वो तो इतने दिनों में साड़ी ना पहनने की वजह से साड़ी पहनना ही भूल गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और ऊपर से अखंड की बातों और उसकी हरकतों ने उसका और भी ज्यादा दिमाग घुमा रखा था। वहीं दूसरी तरफ अखंड रूम से बाहर आया और उसके चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ गई। आज कितने दिनों बाद उसने अपनी सनशाइन के साथ ऐसा रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था। वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, लेकिन जहां एक तरफ अखंड खुशी से झूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ आहिल गुस्से से कांप रहा था। इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा बड़ा हुआ था कि उसका मन कर रहा था कि वो कुछ ऐसा कर दे जिससे अखंड और उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए।
उसने एक बार फिर से सनशाइन को कॉल किया तो सनशाइन जो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, वाइब्रेशन सुनकर उसने तुरंत अपने फ़ोन की तरफ देखा। वो फ़ोन की तरफ देखकर अब दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से दरवाजे पर चटकानी लगाए और फिर अपने फ़ोन की तरफ आकर उसने जल्दी से आहिल का कॉल रिसीव किया। सामने से आहिल की आवाज़ आई, कितना बदल गई हो तुम शाइन। मेरे पास आकर मुझसे बात करना, बातें क्लियर करना, ये सोचना कि अब आगे हमें क्या करना है, ये सब छोड़कर तुम तो मुझे कॉल तक नहीं कर रही हो, मेरा कॉल पिक तक नहीं कर रही हो। 3 दिन बाद हमारी शादी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ये शादी करने वाली हो। तुम तो अखंड के साथ बिजी हो। ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी लाइफ में सेट हो चुकी हो और एक मैं पागल हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सनशाइन तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं आहिल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आहिल तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ शाइन, बल्कि मुझे लग रहा है गलत तो मैं हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और अखंड के साथ रहने का फैसला कर लिया, पर अब बस बहुत हुआ। अब मुझे तुमसे जवाब चाहिए शाइन कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं। और अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मुझे सीधा सीधा जवाब दे दो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यूँ हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहूं। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। जबरदस्ती का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। सनशाइन तुरंत बोली, प्लीज चुप हो जाए आहिल, अभी इस वक्त आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, इसलिए आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। प्लीज अपना गुस्सा साइड में रखकर मुझसे बात कीजिए। आहिल तुरंत बोला, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे गुस्से से बात कर रहा हूँ तो ठीक है शाइन, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, तुम्हें जब मेरे पास आना होगा तुम आ जाना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरे पास कभी आओगी, अब तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अब तो तुम अपने मिस्टर सिंघानिया के साथ खुश हो ना, तो ठीक है अब मैं तुम्हें कभी कॉल भी नहीं करूंगा। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते देख सनशाइन हैरान रह गई, उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो आहिल को हट नहीं करना चाहती थी लेकिन जाने अनजाने में आहिल को ही हट कर रही थी। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और बाहर से आवाज़ आई, क्या हुआ शाइन, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों कर लिया? मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाऊं ना? बोलते हुए ही अखंड ने दरवाजे का नॉब घुमा दिया था। सनशाइन ने तुरंत अपना फ़ोन साइड में रखा। अखंड अंदर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगा शायद तुम अभी भी चेंज कर रही हो और तुम्हें मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही है तो तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर तुम तो रेडी हो चुकी हो। सनशाइन ने कुछ नहीं था, वो बस हल्का सा मुस्कुराए, अंदर ही अंदर वो बस यही सोच रही थी कि वो आहिल से मिलने कैसे जाए। तभी अखंड उसके पास आया और बोला, ब्रेकफास्ट के लिए चले। सनशाइन ने सिर न में हिला दिया। कुछ देर बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए। सिद्धि उन दोनों को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखकर मुस्कुराते हुए टेबल पर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सनशाइन का रिएक्शन देखा वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई और कृतिका जी की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरा ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा दीजिएगा मॉम, आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। कृतिका जी तुरंत उसे रोकते हुए बोली, लेकिन ऐसे कैसे, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, तुमने कोई दवा ली क्या? सिद्धि तुरंत बोली, नहीं मॉम, ऐसा कुछ सीरियस भी नहीं है, बस हल्का सा सर दर्द है। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और सनशाइन उसकी तरफ देखकर मन ही मन बोली, पहले तो तुम फिर भी थोड़ा कम ड्रामा करती थी रिद्धि, लेकिन अब तो तुम्हारा ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ गया है। भगवान बचाए तुम्हारे घर वालों को तुमसे। तभी अचानक से एकांश जी बोले, आप ही कमाल करती है कृतिका जी, अगर सिद्धि की तबीयत खराब है तो आप उससे पूछ क्यों रही हैं? आप डॉक्टर को बुलाए ना। तभी कृतिका जी मुस्कुराते हुए आगे की तरफ आए और एकांश जी की तरफ देखकर बोली, आप अपनी सिद्धि को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी ना वो अपना रूम बंद करके बैठ जाएगी। आप जानते हैं ना उसे डॉक्टर और इन दवाइयाँ वगैरह से कितना डर लगता है। अखंड को देखकर उसकी हालत पहले ही खराब है। ये बोलते हुए उन्होंने अखंड की तरफ देखा और सनशाइन इस बात से हैरान थी कि वो लोग रिद्धि को सिद्धि कहकर क्यों बुला रहे हैं। वही उसके एक्सप्रेशंस अखंड बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। बताने को वो सनशाइन को हर एक वो बात बता सकता था जिसकी वजह से उसने सनशाइन को टॉर्चर किया, लेकिन वो रीजन देकर वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं करना चाहता था। लेकिन सनशाइन खुद को रोक नहीं पाई। वो एकांश और कृतिका जी की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग रिद्धि को सिद्धि का कर क्यों बुला रहे हैं? उसका सवाल सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वो तो भूल ही गए थे कि उन्हें सनशाइन के सामने सिद्धि का नाम नहीं लेना। उनकी नज़रें अखंड पर जा चुकी थी, पर अखंड के एक्सप्रेशन भी हैरानीजनक थे। वो भी तुरंत बोला, हम मॉम, आप रिद्धि को सिद्धि क्यों बुला रहे हैं?
उसका सवाल सुनकर कृतिका जी और एकांश जी ने अब एक दूसरे की तरफ देखा। मतलब अखंड को वो सब चीजें याद नहीं है जो उसने रिद्धि के साथ की। मून के जाने के बाद रिद्धि और अखंड के बीच जो कुछ हुआ था वो शायद वो भूल चुका है। वो हैरान थी इस बात पर कि अखंड की याददाश्त इतनी अजीब तरीके से क्यों गई है। तभी अचानक से वहां पर सिद्धि की आवाज गूंजी, क्या मॉम, आपने मुझे सिद्धि कहकर बुलाया? लगता है आप भूल गई है कि सिद्धि तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो हॉस्पिटल में। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। उसे खुद डर लग रहा था कि पता नहीं अखंड किस तरह से रिएक्ट करेगा। वही अखंड अब तक खुद को शांत रख रहा था। अपने ड्रामा की वजह से वो चुप था, लेकिन अब वो अपना कंट्रोल खो रहा था। उसका हाथ हल्का हल्का कांपने लगा था। सनशाइन अब हैरानी से उसे नोटिस कर रही थी। कृतिका जी तुरंत बोली, वो मुझसे गलती हो गई और तुम सब लोग भी क्या बात लेकर बैठ गए हो? अब जल्दी से सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करो ना। और तुम तो अपना रूम में अपना ब्रेकफास्ट करने वाली थी ना, तो चलो जो अपने रूम में, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भिजवाती हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने अब सिद्धि की तरफ देखा। सिद्धि हल्का सा मुस्कुराए और बोली, वो मैं अपना फ़ोन लेने आई थी। ये बोलते हुए उसने अपना फ़ोन सामने टेबल से उठाया और फिर अपने रूम में चली गई, जबकि सनशाइन गहरी सोच में पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धि है कौन, और अगर उसके सामने बार बार आ रही लड़की सिद्धि है तो रिद्धि कहाँ है, और अगर वो रिद्धि है तो वो ड्रामा क्यों कर रही है। उसका पूरा दिमाग कंफ्यूज हो चुका था। एक तरफ वो इस रिद्धि सिद्धि के ड्रामा से परेशान हो रही थी तो दूसरी तरफ उसे आहिल की चिंता हो रही थी। तभी कुछ देर बाद अखंड के साथ वो ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वापस रूम में आई। अखंड को दवाइयाँ देने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, मुझे भी थोड़ी नींद आई है। अखंड मुस्कुराया और बोला, ओके। ये बोलकर वो बिस्तर पर लेट गया था। सनशाइन भी उसके पास आए और उसकी बगल में लेट गई, लेकिन वो अखंड के सोने का इंतजार कर रही थी ताकि उसके सोते ही वो वहां से निकल सके। और तकरीबन आधे घंटे बाद उसे महसूस हुआ कि अखंड पूरी तरह से गहरी नींद में सोया हुआ है। वो तुरंत बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकल गई। उसने बाहर आते ही अपने फ़ोन से आहिल को कॉल किया, लेकिन आहिल उसका कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। वो तुरंत सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ आए और बिना किसी को कुछ कहे ही सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ उसके जाते ही अखंड की आंखें खुल चुकी थी और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। एपिसोड 33 मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। सिंघानिया मेंशन। अखंड बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब सनशाइन ने उसे सोने के लिए कहा तो उसने उसके सामने सोने का ड्रामा किया। उसे नींद नहीं आने वाली थी, लेकिन वो फिर भी अपनी आंखें बंद कर लिया था। लेकिन जब कुछ देर बाद सनशाइन बिस्तर से उठी तो उसने अपनी आंखें नहीं खोली, और अब उसके रूम से जाने के बाद अखंड ने अपनी आंखें खोल दी थी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ चुका था। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो जानता था कि सनशाइन कहाँ गई होगी। ऐसा नहीं था कि वो सनशाइन पर गुस्सा करना चाहता था या उसे सनशाइन की कोई गलती लग रही थी, लेकिन उसका डिसऑर्डर उस पर हावी हो रहा था। उसका ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर, जिसमें वो सनशाइन के लिए ऑब्सेसिव भी था। नफरत और प्यार के इस रिश्ते में उसके डिसऑर्डर की वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। वो अपनी बालकनी की तरफ आया और आते ही उसकी नज़र सनशाइन पर गई, जो अपनी गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मेंशन से बाहर की तरफ जा रही थी। अब वो भी अपने रूम से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर सनशाइन की गाड़ी के पीछे पीछे निकल गया। कुछ ही देर बाद सनशाइन की गाड़ी कपूर मेंशन के बाहर आकर रुकी। सनशाइन गाड़ी से बाहर निकली और तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नज़रें आहिल को ढूंढ रही थी। वो तुरंत आहिल के कमरे की तरफ बढ़ गई और जैसे ही वो दरवाजे पर आए उसकी आंखें हैरत में फैल गई। सामने आहिल सोफे पर बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। उसे इस तरह से देखकर सनशाइन चौंक गई थी। वो तुरंत उसके पास आए और सवालिया नज़रों से उसे देखते ही बोली, ये आप क्या कर रहे हैं आहिल? आहिल ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी उसने तुरंत नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बेहद नशे भरी आवाज़ में बोला, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ आने की फुर्सत मिल गई? तुम्हारे अखंड, तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दे दी। सनशाइन तुरंत बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं आहिल? प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए ना, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, आपका मुझसे नाराज़ होना बनता है, लेकिन प्लीज़ ये सब तो मत करिए। ये बोलते हुए वो उसके सामने रखी हुई बोतल हटाने लगी थी। आहिल ने तुरंत उसके हाथों से बोतल खींची और बोली, क्यों, तुम्हें मेरे पीने से क्या प्रॉब्लम है? कम से कम शराब तुम्हारी तरह तो नहीं है, ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाती, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर जा चुकी हो सनशाइन। उसके मुंह से सनशाइन सुनकर सनशाइन हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि आहिल कभी भी उसे सनशाइन नहीं बुलाता था, वो हमेशा शाइन कहकर उसे बुलाया करता था। आहिल ने उसके हाथों से वो बोतल लेकर अब अपने होठों से लगा ली और उसे एक एक घूंट में खत्म करने लगा।
सनशाइन तुरंत उसके हाथों से वो बोतल दोबारा खींची और बोली, आप नशे में हैं इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब आपको होश आएगा ना तब हम दोनों ढंग से बात कर पाएंगे, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। आहिल गुस्से से बोला, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की या मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपने मिस्टर सिंघानिया की फिक्र करो। सनशाइन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बैग पर बिठाया और खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। वो आहिल की तरफ देखते हुए बोली, आप हमेशा मुझे समझते हैं आहिल, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। जब जब मैं पैनिक हो जाती हूँ तब तक आप मुझे शांत करते हैं, लेकिन अब आप खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना मैं जो भी कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मिस्टर सिंघानिया बीमार है, उनकी जान खतरे में ना आए इसीलिए मैं उनके साथ रह रही हूँ, वरना मैं कभी उनके पास नहीं जाती। आहिल ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और बोला, यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया नजर आते हैं लेकिन मैं नहीं। उसकी जान खतरे में है तो तुम उसके पास चली गई, लेकिन मेरा क्या? सनशाइन, मैं तुम्हारे बिना पल पल मर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, उसका क्या? पर नहीं, तुम्हें मेरी तो कोई फिक्र है ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने मिस्टर सिंघानिया की फिक्र है, मैं तो तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखता। सनशाइन जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है आहिल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आहिल उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, शादी? कैसी शादी? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शादी कर पाओगी? तुम उस अखंड के साथ रह रही हो और मुझे नहीं लगता अब तुम उस अखंड को छोड़कर कभी वापस मेरे पास आओगी, तो शादी का तो सवाल ही नहीं बनता। अब तुम उसकी हो चुकी हो सनशाइन, इसलिए प्लीज मुझे ये दिलासे देना बंद करो। सनशाइन उसकी हालत देखकर महसूस कर सकती थी कि उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। गलती तो उसकी थी और वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती सुधारे कैसे। वो हल्का सा अपनी जगह से ऊपर उठी और आहिल का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दीजिए आहिल, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी ही आपके पास वापस लौट आऊंगी और फिर आते ही हम शादी करेंगे। प्लीज़ आप मेरी वजह से खुद को हर्ट मत कीजिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए जो किया है उसके बाद अगर मेरी वजह से आपकी हालत होगी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आहिल उसकी आंखों में आकर डालकर बोला, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें उतना ही वक्त दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे ये वादे और तुम्हारा वक्त दोनों खत्म हो जाएंगे सनशाइन। उसकी बात सुनकर सनशाइन कुछ पल उसे देखती रही और फिर बोली, 3 दिन बाद हम शादी करने वाले हैं ना, तो आप बस मुझे 3 दिनों का वक्त दे दीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आहिल ने भी अब उसका हाथ पकड़ा और उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ये 3 दिन तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर 3 दिन बाद तुम शादी के मंडप में नहीं आई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा सनशाइन। उसके बाद बेशक से तुम कुछ भी कर लेना, लेकिन मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि ज़बरदस्ती भीख में मिला प्यार मुझे चाहिए ही नहीं। उसकी बात सुनकर सनशाइन एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन आप मुझसे एक वादा भी कीजिए कि आप इस तरह से शराब नहीं पिएंगे। ये आपके लिए बहुत गलत है आहिल, प्लीज़ इतनी सी बात का मान लीजिए मेरी। आहिल बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने वही साइड में रखी हुई वाइन की बोतल उठाए और पूरी वाइन को डस्टबिन में खाली कर दिया। सनशाइन के चेहरे पर राहत भरे एक्सप्रेशन आ गए। कुछ ही देर में वो कपूर मैंशन से बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर वापस सिंघानिया मैंशन की तरफ चल दी। वहीं उसकी गाड़ी निकलते ही सड़क के किनारे पर खड़ी अखंड की गाड़ी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी दूसरी तरफ घूम गई और गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई। अखंड सनशाइन के पीछे पीछे कपूर मैंशन के अंदर भी गया था, लेकिन इस तरीके से कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। उसने आहिल और सनशाइन के बीच जो बात हुई थी उसे सुना था। वो बस ये चाहता था कि उन दोनों के बीच बात बेशक से कोई भी हो, लेकिन सनशाइन आहिल के करीब ना जाए, और जब उसने सनशाइन का हाथ आहिल के हाथ में देखा था तब वही जानता था कि वो खुद को किस तरह से कंट्रोल कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद सनशाइन की गाड़ी वापस सिंघानिया मैंशन आए और जैसे ही वो कमरे में आई उसकी नज़र बेड पर गई जहां पर अखंड करवट लेकर लेटा हुआ था। उसे सोते हुए देख सनशाइन ने एक गहरी सांस ली और बोली, थैंक को मिस्टर सिंघानिया उठे नहीं, वरना वो मुझसे सवाल करते तो मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाती। पता नहीं क्यों उनके सामने मेरी जुबान खुलती ही नहीं है, पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी और मायूसी दोनों झलक रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैंने 3 दिन के लिए आहिल को तो मना लिया, लेकिन मुझे अब रिद्धि और सिद्धि का माजरा जानना है कि आखिर ये कन्फ्यूजन है क्या।
पहले तो सब लोग रिद्धि को रिद्धि ही बोला करते थे, लेकिन अब मॉम डैड ने उसे सिद्धि कहकर क्यों बुलाया? और साथ ही साथ रिद्धि इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, जैसे हम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो भूल सकती होगी, लेकिन मैं नहीं, और आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर बात क्या है। ये बोलकर वो वापस रूम से बाहर चली गई। वहीं उसे वापस रूम से जाते देख अखंड तुरंत अपनी जगह से उठा। इस वक्त उसे टेंशन होने लगी थी, ना जाने अगर सनशाइन सिद्धि के पास जाएगी तो वो उसे कहीं कुछ बता ना दे। ये सोचकर वो भी रूम से बाहर निकला, लेकिन तब तक सनशाइन सीढ़ियां उतरकर सिद्धि के रूम की तरफ जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि अपने रूम में बेड पर बैठी थी और एक बुक पढ़ रही थी। जैसे ही सनशाइन ने दरवाजा खोला और उसकी नज़र सिद्धि पर गई, वो हैरानी से बोली, तुम बुक्स पढ़ने का शौक भी रखती हो क्या? सिद्धि ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुई बुक को बंद किया और बोली, मेरे दोस्त नहीं है, और वैसे भी किताबों से बढ़िया दोस्त कोई नहीं होता, इसलिए बस थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। उसकी बात सुनकर सनशाइन हैरानी से उसे देख रही थी। उसकी बात करने का लहजा, उसकी बातें सच में बहुत बदल चुकी थी। वो आगे की तरफ आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम जैसी लड़की के मुंह से ये सुनना थोड़ा अजीब लग रहा है। सिद्धि मुस्कुराए और बोली, क्या मतलब मुझ जैसी लड़की? मुझ में क्या खराबी है? सनशाइन व्यंग्य से बोली, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? सिद्धि भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब आपने बात कही है तो सवाल भी तो आपसे ही पूछूंगी। सनशाइन को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने मन की सारी भड़ास सिद्धि पर निकाल दे, लेकिन वो उसे ये नहीं शो करना चाहती थी कि वो मून है। वही अचानक ही सिद्धि बोली, आप कहीं मुझसे ये तो नहीं जानना चाहती कि मैं रिद्धि हूँ या नहीं? कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही? आपके दिल में बहुत सारे सवाल होंगे ना? आप चाहे तो वो सवाल मुझसे पूछ सकती हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप सनशाइन नहीं बल्कि मून ही है। ओ प्लीज स्टॉप इट, सिंघानिया मेंशन। सिद्धि की बात सुनकर सनशाइन बुरी तरह से चौंक गई थी। वही सिद्धि उसके एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराए और बोली, आपको पता है भाभी आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, शायद आपके अंदर एक कमी है, वो कमी जो कमी होकर भी कमी नहीं, और वो है कि आप अपने एक्सप्रेशन और अपने इमोशंस किसी से छुपा नहीं सकती। आपको देखकर साफ पता चल रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। सनशाइन गुस्से से बोली, ये सच बिल्कुल भी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं मून नहीं। सनशाइन तुम्हें इस बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। उसकी बात सुनकर सिद्धि मुस्कुराए और बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ। अब आप बताएं, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? यही पता लगाने आए हैं ना कि मैं सिद्धि हूँ या रिद्धि? कहीं मैं चेंज तो नहीं हो गई, या फिर कहीं मैं घर वालों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही? मैं सच में घर वालों को बेवकूफ़ बना रही हूँ? मैं रिद्धि ही हूँ, कोई सिद्धि नहीं हूँ। वैसे भी घर वालों को बेवकूफ़ बनाना कौन सा मुश्किल काम है? आपने भी तो वही किया था और अब भी आप वही कर रही हैं। पहले भी आपने अखंड भाई को बेवकूफ़ बनाया था। उनकी बीवी होते हुए आप किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चला रही थी। क्या क्या नाम था उसका? निशांत। निशांत के साथ ही चक्कर चल रहा था ना आपका? उसकी बात सुनकर सनशाइन गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी। निशांत के साथ मेरा चक्कर नहीं चल रहा था, बल्कि निशांत को तुमने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था। वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन तुमने मिस्टर सिंघानिया के सामने इस तरह से प्रिटेंड किया कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है। पता नहीं कैसे तुमने दूसरी बार भी उसे खरीद लिया, वरना वो मेरी हेल्प करने को तैयार था। सिद्धि तुरंत बोली, ओ प्लीज स्टॉप इट। मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, वो सब तुम्हारी हरकतें थी। तुम ही निशांत के साथ रिलेशनशिप में थी और तुमने ही वो सारी हरकतें की थी जिसकी वजह से अखंड भाई तुमसे नफरत करते थे। सनशाइन गुस्से से बोली, वो मुझसे नफरत नहीं करते थे, बल्कि तुमने उनके दिमाग में मेरे खिलाफ नफरत भर रखी थी। उनके सामने इस तरह से प्रिटेंड करती थी जैसे तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम मासूम कहीं से भी नहीं थी। तुम्हारी हरकतें उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। जब तुमने मेरा हाथ जलाया था ना, तब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने फिर भी तुम पर यकीन किया। वो शायद तुम पर इतना ज़्यादा यकीन करते हैं, तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें तुम्हारे अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। लेकिन तुम बहन के नाम पर कलंक हो। रिद्धि तुम जैसी बहन तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। सिद्धि तुरंत बोली, ओ रियली? तो अखंड कौन सा मेरा भाई है? वो मेरे दुश्मन ही है, ऐसे दुश्मन जिन्हें मैं पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अब सनशाइन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। सिद्धि एक बार फिर से बोली, और तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम भी तो उनसे नफरत ही करती हो ना, उन्हें इस कदर नफरत करती हो कि उनसे दूर चली गई थी।
अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर अखंड सिंघानिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मेरी नफरत भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा बदला भी अखंड सिंघानिया को पूरी तरह से खत्म करके। अभी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया था। वही सिद्धि ने अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया था। बेशक उसे इस थप्पड़ से दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वही सनशाइन भी एकदम से होश में आई, उसका हाथ पूरी तरह से कांपने लगा था। वो हैरानी से सिद्धि की तरफ देख रही थी। उसने सिद्धि के सामने खुद से ये कबूल कर लिया था कि वो सनशाइन नहीं बल्कि मून है। वही सिद्धि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, वेलकम बैक भाभी, काश आपने पहले रिद्धि को इस तरह से मारा होता तो शायद आज इतना सब कुछ नहीं हो चुका होता जितना सब कुछ हो गया है। लेकिन मैं यही जानकर खुश हूं कि मेरी भाभी मेरे भाई के पास वापस आ गई है। कम से कम अब उनकी जिंदगी वापस ट्रैक पर आ जाएगी। जो जीने की उम्मीद तक उन्होंने छोड़ दिया है, कम से कम अब वो अपनी जिंदगी तो जी पाएंगे। उसकी बात सुनकर सनशाइन हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अभी सिद्धि अखंड के खत्म होने की बात कर रही थी और अब अचानक से ही उसकी बातें एकदम से बदल गई थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। उसने पीछे की तरफ देखा तो सामने अखंड खड़ा था। सनशाइन को ऐसा लगा जैसे अखंड को अपने सामने देखकर शायद सिद्धि ने अपनी टोन और अपनी बातें चेंज कर दी है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी अखंड के सामने सिद्धि का भंडा फोड़ दे, ये सोचकर कि सिद्धि सिद्धि नहीं बल्कि रिद्धि है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो अखंड के सामने अपना ही सच नहीं लाना चाहती थी। वो तुरंत वहां से अखंड की तरफ आई। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो चांद? उसके सवाल पर सनशाइन हल्का सा हड़बड़ा गई और बोली, वो मैं। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धा आगे की तरफ आई और बोली, भाभी एक्चुअली बोर हो रही थी। वो क्या है कि अब घर पर इंसान कैसे ही टाइम पास करेगा। आप तो रेस्ट कर रहे थे इसीलिए वो मेरे पास आ गई और मैं उन्हें अपनी बुक्स के बारे में बता रही थी। उन्हें ये वाली बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बुक सनशाइन की तरफ बढ़ाई। सनशाइन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अखंड मुस्कुराया और बोला, तुम्हें सच में बुक्स पढ़ना पसंद है क्या चांद? तुमने आज तक बताया क्यों नहीं? सनशाइन अखंड की तरफ देखते हुए अचानक ही बोली, आपने कभी मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश ही नहीं की मिस्टर सिंघानिया, तो मैं बताती क्या? उसकी बात सुनकर अखंड को एक तकलीफ सी महसूस हुई। उसने जो मून के साथ किया था वो मून तो क्या, वो खुद भी नहीं भूला था। वो सनशाइन का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर पसंद नापसंद जानूंगा चांद, और सिर्फ जानूंगा नहीं बल्कि उनका ख्याल भी रखूंगा। उसकी बात सुनकर सनशाइन ने कुछ नहीं कहा। अखंड ने सिद्धि के हाथों से बुक ली और फिर सनशाइन का हाथ थामकर वहां से बाहर की तरफ आ गया। सिद्धि की आंखों में नमी तैर गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, काश आज भाई नहीं आते भाभी, तो शायद आज मैं आपको वो सब कुछ बता देती जो मैंने अपने अंदर दबा रखा है, जिसकी वजह से शायद आप भाई को माफ कर देती। मैं जानती हूँ भाई की गलती माफ करने लायक नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेगी तो उन्हें जरूर माफ कर पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जेल में रिद्धि अपने लॉकअप में बैठी थी। तभी एक कांस्टेबल ने आकर लॉकअप का दरवाजा खोला। उसके साथ ही वो इंस्पेक्टर भी थी जो उस दिन रिद्धि से बात कर रही थी। फिर रिद्धि ने जैसे ही उस इंस्पेक्टर की तरफ देखा वो मुस्कुराए और बोली, कब से इंतजार था आपका। इंस्पेक्टर ने उस कांस्टेबल की तरफ इशारा किया तो वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रिद्धि अपनी जगह से उठी और बोली, तो बताए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी। इंस्पेक्टर तुरंत बोली, ये रहा अकाउंट नंबर, इसमें पैसे ट्रांसफर कर दो और जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आए तुम्हारी आज़ादी तुम्हारी हुई। रिद्धि मुस्कुराए और उसने इंस्पेक्टर के हाथों में पकड़ा हुआ वो पेपर लिया जो वो उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसमें एक अकाउंट नंबर लिखा था। रिद्धि मुस्कुराए और बोली, मुझे फ़ोन चाहिए। इंस्पेक्टर ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ़ोन अब रिद्धि की तरफ बढ़ाया और बोली, 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगी। इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा और बोली, अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। रिद्धि हंसी और बोली, आप तो मुझे मेरी आज़ादी देने वाली हो, भला आपसे मैं किस तरह की गद्दारी कर सकती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे, तभी आप मुझे यहाँ से आज़ाद कीजिएगा। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। तभी उसके जाने के बाद रिद्धि ने एक फ़ोन मिलाया। वो फ़ोन नंबर इंडिया का नहीं था बल्कि इंडिया से कहीं बाहर का था, लेकिन अब वो फ़ोन लगी ही नहीं रहा था। अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। अब उसने एक और नंबर मिलाया तो सामने से एक शख्स ने कॉल रिसीव किया और बोला, कौन? रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, मेरी आवाज़ से मुझे पहचान जाओगे या फिर मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा।
सामने वाले शख्स ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, तुमने मुझे कैसे कॉल किया? कहाँ हो तुम? रिद्धि मुस्कुराए और बोली, जेल में सूखी रोटियां खा रही हूँ। तुम ये बताओ मुझे दावत कब दोगे? वो इंसान तुरंत बोली, जब तुम कहो, बताओ क्या चाहती हो? रिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, कुछ पैसे अकाउंट नंबर भेज रही हूँ, उस नंबर पर ट्रांसफर कर देना और मेरे अगले फ़ोन का इंतजार करना। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और उस नंबर पर वो अकाउंट नंबर भेज दिया था जिससे वो बात कर रही थी। तभी वो इंस्पेक्टर वापस आए और बोली, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद तो कर दूंगी लेकिन तुम्हें छुपकर रहना होगा। अगर तुम किसी के सामने आओगी तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। एक बार फिर से तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर रिद्धि मुस्कुराए और बोली, एक बार आप मेरी हेल्प कर देना। अब इसके अलावा आप चाहकर भी मेरी कभी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसकी बात पर इंस्पेक्टर ने घूर कर उसे देखा लेकिन रिद्धि कुछ कहने की बजाय अब चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और बोली, जब पैसे आ जाए तो बता दीजिएगा। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर वहां से चली गई। अभी वो अपनी जगह पर आकर बैठी थी कि अचानक उसके फ़ोन पर पैसे ट्रांसफ़र होने के मैसेज आने लगे। वो हैरान रह गई कि कैसे रिद्धि ने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी आसानी से कर लिया। वो खुद शॉक थी लेकिन तभी वो शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, आखिर तुम हो भी तो अखन सिंघानिया की बहन। उससे कम पहुंच तो तुम्हारी भी नहीं होगी। खैर, तुमने अपना ऑफर पूरा कर दिया, अब मुझे भी अपना काम पूरा कर देना चाहिए। ये बोलकर वो वापस अपनी जगह से उठी और उस लॉकअप में आई जहां पर रिद्धि को रखा गया था। वो रिद्धि के पास आकर बोली, पैसे पहुंच गए हैं मेरे पास। अब तुम ये बताओ, तुम्हें यहाँ से अभी निकलना है क्या या फिर रात होने तक का इंतजार करना है? मेरा मतलब है रात में कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वो अपनी बात बोलकर रिद्धि के जवाब का इंतजार कर रही थी लेकिन रिद्धि ने सामने से कुछ कहा ही नहीं। वो अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाए हुए बैठी थी। इंस्पेक्टर उसे यूं देखकर हैरान हुई और बोली, अरे मेरी बात का जवाब तो दो। तुम अभी यहाँ से जाना चाहोगी या फिर रात को? अभी वो बोल ही रही थी और बोलते बोलते आगे की तरफ आकर उसने रिद्धि को जैसे ही कंधे से हिलाना चाहा, अचानक ही किसी ने पीछे से उसके सिर पर जोर से रोड मारी और वो दर्द से चिल्ला उठी लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसकी चीख को भी अंदर ही दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर के सर से खून बहने लगा था और वो दर्द से तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। रिद्धि उसके पीछे खड़ी थी। उसके सामने जो था वो यूं ही कपड़ों के ढेर को इकट्ठा करके वहां पर रखा गया था ताकि इंस्पेक्टर को ऐसे लगे जैसे वहां पर रिद्धि बैठी है। रिद्धि दर्द से तड़पती हुई लेडीज इंस्पेक्टर को देखकर मुस्कुराए और बोली, इतना लालच अच्छा नहीं होता इंस्पेक्टर। पैसे तो तुम्हारे अकाउंट में आ गए लेकिन तुमने अपनी जान गंवा दी और तुम कह रही थी ना कि मुझे दिन में कोई पहचान ना ले। अब बेशक से कोई मुझे देख क्यों ना ले लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं हूं कौन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। अगले ही पल वो इंस्पेक्टर के ऊपर झुकी और उसने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। वो इंस्पेक्टर चिल्ला भी नहीं पाए और कुछ ही पल में दर्द से तड़पते हुए वो एकदम से शांत हो गई। कुछ देर बाद रिद्धि उस लॉकअप से बाहर निकली और इस वक्त उसने उस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म को पहन रखा था। कोई भी उसे देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था कि वो इंस्पेक्टर नहीं बल्कि रिद्धि है। देखते ही देखते रिद्धि बाहर की तरफ आए और एक जीप में बैठकर वहां से निकल गई। किसी ने उसे रोकने तक की कोशिश नहीं की और ना ही उससे कोई सवाल पूछा। रिद्धि बाहर जैसे ही आए वो जोरों से हंसने लगी। उसकी हंसी इस वक्त हद से ज्यादा खतरनाक थी। वो हंसते हुए बोली, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा अखन सिंघानिया। अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम तड़पते रह जाओगे। तड़प तो तुम अपनी मून के लिए भी बहुत रहे होगे, लेकिन अब जो मैं तुम्हारा हाल करूंगी ना वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नफरत है मुझे तुमसे, बेइंतहा नफरत, और तुमने मेरे साथ जो किया है उसके बाद तो अब मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन अखन सनशाइन को अपने रूम में ले आया था। जैसे ही उसने रूम में आने के बाद सनशाइन का हाथ छोड़ा, सनशाइन वहां से क्लोजेट की तरफ बढ़ने लगी लेकिन अचानक ही अखन बोला, जब मैं सो रहा था तब तुम कहाँ गई थी? उसका सवाल सुनकर सनशाइन ने पलटकर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं रिद्धि के रूम में गई थी, आपने खुद तो देखा मुझे उसके रूम में। आप मुझे वहीं से तो लेकर आए हैं ना? अखंड उसकी करीब आया और बोला, वो तो तुम अब गई थी ना, उससे पहले तुम कहाँ गई थी? मेरी आँख खुली थी तब तुम बिस्तर पर नहीं थी और उस वक्त को तो बहुत टाइम हो गया है चांद। उस वक्त तुम कहाँ थी? उसका सवाल सुनकर सनशाइन के चेहरे का रंग फीका हो गया।
एपिसोड 35। तुम्हें उसकी जान इतनी क्यों प्यारी है? अखंड का सवाल सुनकर सनशाइन के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अखंड को क्या जवाब दे। वही अखंड एक बार फिर से उसके करीब हुआ और बोला, बताओ ना जान, कहाँ थी तुम? मेरा मतलब है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी इंक्वायरी कर रहा हूँ। बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं नींद में था, पर तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था ना। मेरा ख्याल रखना चाहिए था, और अपना भी। इस हालत में इतना ज्यादा इधर उधर होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सनशाइन मुस्कुराए और बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपना ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही हूँ, और आपका भी। अगर आपको कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए। मैं अपनी कमियां सुधारने की कोशिश करूंगी। उसकी बात सुनकर अखंड हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वही सनशाइन मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत सोचिए कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है। मुझे आपकी बहुत फिक्र है मिस्टर सिंघानिया। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपकी केयर नहीं करती तो मैं आपसे क्या ही कहूँ। मैं अपने प्यार पर आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत मासूमियत भरी थी और अखंड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सनशाइन ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था, इसलिए वो उसकी मुस्कुराहट देख नहीं पा रही थी। अखंड मन ही मन बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। मैं तुमसे ज्यादा सवाल ना करूं, इसलिए इमोशनल अत्याचार। वही सनशाइन भी अपना सिर झुकाए मन ही मन बोली, बड़ा प्यार आ रहा है ना आपको मुझ पर। मैं भी देखती हूँ कि अब आप मेरे इस इमोशनल अत्याचार से कैसे बचते हैं। अगर कुछ भी आपने मुझे कहा तो यही इमोशनल अत्याचार करूंगी, ताकि आप कुछ बोलने लायक ही ना रहे। अखंड तुरंत उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चांद, जितना ख्याल तुम मेरा रखती हो उतना तो कोई भी नहीं रख सकता। आई लव यू सो मच। बस कभी कभी तुम्हारे लिए परेशान हो जाता हूँ तो कुछ भी बोल देता हूँ। खैर ये बताओ, पिज्ज़ा खाओगी? उसकी बात सुनकर सनशाइन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अब अचानक से पिज्ज़ा बीच में कहाँ से आ गया? अखंड उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, क्या हुआ? बताओ ना, पिज्ज़ा खाओगी? सनशाइन कुछ खास रिएक्ट ना करते हुए बोली, अगर आप मंगवाएंगे तो खा लूंगी। अखंड मुस्कुराया और बोला, मैं मंगवाऊंगा नहीं, बल्कि अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाऊंगा। सनशाइन तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपने मेरे लिए चाय बनाई थी ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब आप थोड़ी देर आराम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, इतना भी कुछ नहीं हुआ है मुझे कि मैं सारा दिन आराम ही करता रहूं। ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा वक्त बेड पर बीतेगा, थोड़ा किचन रोमांस भी हो जाए। ये बोलते हुए उसने सनशाइन की उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली थी और उसका हाथ कसकर अपने हाथ में जकड़ लिया था। सनशाइन का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो बस अखंड की तरफ देखती ही रह गई और अखंड उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगा था। सनशाइन की सांस गहरी हो रही थी, सीने में आ रहा सांसों का तूफान शोर मचाने लगा था और वो सहने लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अखंड का इस तरह से करीब आना उसे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता था। वही अखंड के हाथ अब सनशाइन की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे थे, पर अचानक ही वो अलग हुआ और बोला, एक तो यार तुम मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हो। अब तुम यहीं पर रुको, अब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पनीर पिज्जा बनाकर लेकर आता हूँ। सनशाइन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक अखंड वहां से जा चुका था। वही अखंड पिज्जा बनाने के लिए नहीं बल्कि फोन पर किसी से बात करने के लिए बाहर आया था। उसने अपने मैनेजर विहान को कॉल किया और उसे आहिल की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे आहिल पर शक हो रहा था कि जैसा वो सामने से बनने की कोशिश कर रहा है वैसा है या नहीं। वो जानना चाहता था कि आखिर आहिल है क्या चीज़। वही विहान ने भी उसकी बात मानकर आहिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लगवानी शुरू कर दी थी। पहले उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा था क्योंकि उसका नंबर और बाकी सब चीज़ उसे पता नहीं था, लेकिन अब उसके पास आहिल की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए इनफ थी। फोन पर बात करने के बाद अखंड अब किचन की तरफ आया और सच में सनशाइन के लिए पिज्ज़ा बनाने लगा। उसने पिज्ज़ा का बेस लिया और उस पर पिज्ज़ा सॉस लगा रहा था। तभी अचानक से सनशाइन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे साइड करते हुए बोली, मैं ये पिज्ज़ा सॉस नहीं खाती, मुझे इससे एलर्जी। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी क्योंकि मून को पिज्ज़ा सॉस से एलर्जी थी, लेकिन सनशाइन को तो वो एलर्जी नहीं हो सकती थी। पर ये सोचकर कि अखंड की तो याददाश्त गई हुई है, सनशाइन ने राहत की एक सांस ली और बोली, आप अब भूल गए क्या? मुझे पिज्जा से एलर्जी है। अखंड ने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, ओह गॉड, मेरे दिमाग से निकल गया था, पर मैं अभी इसे हटा देता हूँ, दूसरा वाला बनाता हूँ। ये बोलकर उसने वो वाला पिज्ज़ा बेस साइड कर दिया था।
लेकिन जब वो स्पेटुला को नीचे रखने लगा जिससे वो उस पर पिज्जा सॉस लगा रहा था, अचानक से ही उसने हाथ झटका तो सॉस का एक छींटा सीधा सनशाइन के होठों के बिल्कुल पास जाकर गिरा। अखंड ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। वही सनशाइन ने भी हैरानी से देखा क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके होठों के पास आकर पिज्जा सॉस लगी है। वो यूं ही अखंड को देखते रही। वहीं अखंड ने अपनी उंगली अपने होठों के पास रखी। सनशाइन ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाए और इशारों इशारों में पूछा क्या। अखंड ने मुस्कुराकर अपना सिरना में हिलाया और फिर सनशाइन के चेहरे पर झुकने लगा। सनशाइन पीछे की तरफ होने लगी। उसकी पीठ काउंटर से लगती उससे पहले ही अखंड ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया था जिससे अब उसका हाथ काउंटर पर लगा। उसने एक पल के लिए अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया क्योंकि वो काउंटर का किनारा बहुत ज्यादा तीखा था। सनशाइन की सांस गहरी हो गई थी। वो अखंड की तरफ देख रही थी। तभी अखंड ने अपने होंठ उसके होठों के बिल्कुल नीचे रखे और उस सॉस को अपने होठों से लिक कर लिया। सनशाइन ने तुरंत अपने हाथ अखंड के कंधे पर कस दिए थे। अखंड के होठों पर अब वो पिज्जा सॉस लगी हुई थी। सनशाइन उसके होठों की तरफ देखते हुए अपने होठों को छूने लगी। वो उसे बताना चाहती थी कि जो सॉस उसने उसके होठों के पास से हटाई है, अब वो उसके खुद के होठों पर लगी हुई है, लेकिन अखंड ये बात जानता था। वो उसकी तरफ देखकर धीमे से बोला, मीठी मीठी किस तो हमने बहुत बार की है, थोड़ी स्पाइसी किस हो जाए। ये बोलते हुए उसने सनशाइन के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। वो पिज्जा सॉस कहाँ पर गई पता ही नहीं चला। अखंड सनशाइन के होठों को बेहद शिद्दत से चूम रहा था और सनशाइन के हाथ उसके कंधे पर लगातार कसते ही जा रहे थे। जब कुछ देर बाद अखंड ने उसके होठों को छोड़ा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, जाओ जाकर अपनी एलर्जी की टैबलेट ले लो। वैसे तो इतनी सी सॉस से कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने एंटीबायोटिक तुम्हें पहले ही दे दी है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी बात सुनकर अचानक ही सनशाइन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। अखंड पहले ऐसी बातें कभी नहीं किया करता था जो वो अब करता था और ये बातें उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ा देती थी। वो तुरंत वहां से अपने रूम की तरफ आए और आते ही उसने एलर्जी वाली टैबलेट ली। वो परेशान होते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे मिस्टर सिंघानिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। ये जिस तरह से मिस्टर सिंघानिया मेरे करीब आ रहे हैं ये सब सही नहीं है। मेरी शादी आहिल से होने वाली है। पहले हम दोनों के बीच जो भी था वो था, लेकिन अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा और मिस्टर सिंघानिया का रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन मैं इन सब चीज़ों का क्या करूं जो हम दोनों के बीच हो रही हैं? मैं कैसे रोकूं इन सब को? वही दरवाजे के बाहर खड़ा अखंड मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, तुम चाह कर भी इन सब चीज़ों को नहीं रोक सकती हो चांद, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम मेरी हो और आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना है। उस आहिल का तो मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो अपने हाथों में पिज्जा लेकर अंदर की तरफ आया, सनशाइन ने उसकी तरफ देखा। अखंड उसके पास वो पिज्जा लेकर आया और फिर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। सनशाइन उसे रोक ही नहीं पाए। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब रात हो चुकी थी। एक बार फिर से सनशाइन अखंड के साथ उसकी बगल में सोई हुई थी। अखंड के लिए फिलहाल इतना ही काफी था कि वो दोनों बेशक से उस तरह से करीब नहीं जैसे पहले होते थे, लेकिन वो उसके पास है उसके लिए इतना ही काफी था। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल का एरिया जहां पर जंगल के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उस जंगल में दूर दूर तक जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की किसी से नहीं डरती। तभी किसी तरह जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए एक गाड़ी वहां पर आए और उस गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकला। रिद्धि ने उस गाड़ी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर उस शख्स को देखकर भी वो मुस्कुराई जो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। रिद्धि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता था तुम इंडिया जरूर आओगे। वो शख्स तुरंत बोला, मुझे आना ही था, कुछ हिसाब बाकी थे। रिद्धि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो शख्स व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए। रिद्धि मुस्कुराए और बोली, फिर तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया, कम से कम तुम्हें मुझे कुछ समझाना तो नहीं पड़ेगा। वो शख्स उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, लेकिन तुम मार पाओगी उसे। रिद्धि हंसी और बोली, उसे मारना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। उसे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि मौत खुद कहेगी कि उससे ज्यादा खतरनाक रिद्धि सिंघानिया है। वो शख्स एक गहरी सांस लेकर बोला, उसके साथ सनशाइन है। रिद्धि ने सवालिया नजरों से उस शख्स को देखा। वो शख्स बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सनशाइन मून की तरह दिखती है, लेकिन मून है नहीं, इसीलिए तुम उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अखंड सिंघानिया पर होना चाहिए।
उसकी बात सुनकर रिद्धि उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोली, सनशाइन, बेशक से वो लड़की मुंह नहीं, लेकिन मिलना तो उससे भी पड़ेगा। वो शख्स तुरंत बोला, खबरदार अगर तुमने उसे जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। अभी वो बोल ही रहा था कि रिद्धि हंसने लगी। वो तुरंत बोली, तुम्हें उसकी जान इतनी क्यों प्यारी है? वो शख्स उसकी बात का कोई जवाब दे ही नहीं पाया और रिद्धि की हंसी अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। सुबह का वक्त। अखंड अपने रूम में था और उसकी नजरें मिरर के सामने खड़ी सनशाइन पर थी, जो अपने बालों को झटका रही थी। अखंड बेड पर लेटा हुआ था और बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तभी सनशाइन की नजर आईने में से उस पर गई। वो उसके पास आए और बोली, आपको उठना नहीं है क्या? अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर बीवी प्यार से गुड मॉर्निंग विश करे तो उठना है, लेकिन अगर बीवी का मूड नहीं है तो मुझे थोड़ी देर और सोना है। सनशाइन तुरंत बोली, अब आप उठ जाए क्योंकि आपको ऑफिस जाना चाहिए। अब आपकी चोट थोड़ी ठीक है, आपको ऑफिस का काम भी तो देखना पड़ेगा ना। अखंड तुरंत मुंह बनाते हुए बोला, कैसी बीवी मिली है मुझे? मुझे आराम करने की बजाय ऑफिस जाने की सलाह दे रही है। सनशाइन हल्का सा मुस्कुराए और बोली, लेकिन ऐसे काम बीच में छोड़ देने से भी तो नहीं चलेगा ना, आपके ऑफिस को आपकी जरूरत होगी। ये बोलते हुए वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश कर रही थी। अखंड को ऑफिस भेजकर वो खुद अपने ऑफिस जाना चाहती थी ताकि वहां का काम देख सके। कुछ ही दिनों में इवेंट होने वाला था जिसमें वो पार्टिसिपेट ले रही थी और उसके लिए उसे तैयारी करनी थी। बस उसे उम्मीद इस बात की थी कि उससे पहले पहले अखंड की याददाश्त वापस आ जाए। अखंड तुरंत बोला, मैं उठ जाऊंगा लेकिन पहले तुम मुझे प्यार से गुड मॉर्निंग विश करो। सनशाइन ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। अखंड तुरंत बोला, ऐसे गुड मॉर्निंग कौन विश करता है? प्यार से गुड मॉर्निंग विश करो। सनशाइन अब थोड़ा और ज्यादा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। अखंड ने अपने माथे को पीटते हुए कहा, तुम्हें सच में गुड मॉर्निंग विश नहीं करना आता? सनशाइन सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अखंड ने उसे हल्का सा अपने ऊपर झुकने के लिए कहा तो सनशाइन अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए उसके ऊपर झुकी। अगले ही पल अखंड ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। सनशाइन के गीले बाल उसके कानों के बांध तोड़कर उसके चेहरे पर आ गए और अखंड के चेहरे को भी ढकने लगे। सनशाइन हैरानी से अखंड की तरफ देखने लगी और अखंड ने अचानक ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सनशाइन का दिल जोरों से धड़क उठा। अखंड के हाथ उसके कंधे को छू रहे थे और साथ ही साथ उसकी अपर बॉडी को भी, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अखंड उसके होठों को पैशनेटली चूमते हुए अब अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर ले गया था। जैसे ही सनशाइन को उसका हाथ अपने कपड़ों के अंदर महसूस हुआ, उसने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। अखंड उसकी तरफ देखते हुए बोल, प्लीज इस मॉर्निंग को सच में गुड मॉर्निंग बनाने दो ना। उसकी बात सुनकर सनशाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखंड का इशारा किस चीज पर है। वही अखंड इस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका मन उसकी चांद को पूरी तरह से अपने प्यार में भिगोने का कर रहा था। एपिसोड 36, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? अखंड हसरत भरी निगाहों से सनशाइन की तरफ देख रहा था और सनशाइन का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। अखंड के हाथ पूरी तरह से सनशाइन की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और सनशाइन भी चाहकर भी अखंड को रोक नहीं पा रही थी। उसका हाथ एक बार फिर से सनशाइन के कपड़ों के अंदर चलने लगा था और इस बार वो उसकी बॉडी को हल्का हल्का प्रेस करने लगा था। सनशाइन की एकदम से सिसकियां निकलनी शुरू हो गई। उसकी बॉडी अखंड की हरकतों को रिस्पांस देने लगी थी। वही अखंड उसकी गर्दन पर झुककर उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमते हुए बोला, बताओ ना सनशाइन, क्या इस मॉर्निंग को बहुत ही ज्यादा वाली अच्छी गुड मॉर्निंग बना दे? मेरा मन तुम्हें बहुत सारा प्यार करने को कर रहा है, मेरा मन तुम्हें खाने को कर रहा है, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? ये बोलकर उसने हल्का सा सनशाइन की गर्दन पर लब बाइट दिया तो सनशाइन ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधे पर कस दिए। उसकी गहरी सांसों के शोर ने अखंड को मदहोश करना शुरू कर दिया था और अखंड अब उसकी गर्दन को और भी ज्यादा पैशनेटली चूमने लगा था। उसके होंठ लगातार सनशाइन की गर्दन पर चल रहे थे और हाथ उसकी अपर बॉडी पर। दूसरी तरफ सनशाइन, जो खुद को रोकने की हमेशा कोशिश करती थी, लेकिन इस बार वो खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ अखंड की पीठ पर चलने लगे थे और वो भी हल्के हल्के अपने होंठ अखंड की गर्दन पर चलाने लगी थी। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर अखंड को इस वक्त जो सुकून मिल रहा था वो उसे बयां नहीं कर सकता था। उसका हाथ अब और भी ज्यादा बेतरतीबी से सनशाइन की बॉडी पर चल रहा था और सनशाइन को और भी ज्यादा दर्द अब अपनी बॉडी में महसूस होने लगा था। अखंड ने उसके कंधों से उसके कपड़े नीचे की तरफ सरकाए और उसके कंधों को चूमते हुए उसकी क्लीवेज तक आया।
जैसे ही वो उसके कपड़े और भी ज्यादा नीचे करने लगा, अचानक ही सनशाइन एकदम से होश में आ गई और उसने अखंड के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। अखंड हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। एक बार फिर से उसने बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में कहा, प्लीज चांद मत रोको ना। वही सनशाइन का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। अगर वो अखंड को नहीं रोकती तो ना जाने आज उन दोनों के बीच क्या कुछ हो जाता। वो तुरंत बिस्तर से अखंड के नीचे से हटी और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर चली गई। बाहर आते ही वो सीधा कॉरिडोर एरिया की तरफ आए और अपने सीने पर अपना हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और अब उसने अपने बालों को कसकर अपनी उंगलियों से जकड़ लिया था। वो रोते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं अपने साथ और आहिल के साथ? यहाँ आने से पहले मैंने आहिल के साथ वादा किया था कि मैं उनसे शादी करूँगी। कल ही मैंने आहिल को वादा किया है कि 3 दिनों के बाद मेरी और उनकी शादी होगी, लेकिन आज मैं मिस्टर सिंघानिया के साथ वो सब। ओह गॉड, हाउ कैन आई डू दिस? ये बोलते हुए उसकी सांसें और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अब वो खुद से बोली, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। बेशक से मिस्टर सिंघानिया को कुछ पता चलता है तो चल जाए, मैं उनकी वजह से आहिल को धोखा नहीं दे सकती, मैं उनके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती। मैं ऐसे मिस्टर सिंघानिया के करीब नहीं आ सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर अब वो तुरंत सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आए और देखते ही देखते वो सिंघानिया मैंशन से बाहर जा चुकी थी। उसने बाहर निकलने के लिए सिंघानिया मैंशन की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यूं ही पैदल पैदल बाहर आ गई थी। वहां जाकर अब उसने एक कैब बुक करवाए और ड्राइवर को कपूर इंडस्ट्री चलने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो सिंघानिया मैंशन से निकली, एक आदमी जो कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा था, उसने तुरंत रिद्धि को कॉल किया। रिद्धि इस वक्त बिस्तर पर आराम से सो रही थी। अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसने कॉल रिसीव किया। सामने से उसके आदमी की आवाज आई, वो सनशाइन जिसके बारे में तुमने मुझे इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, वो अभी अभी सिंघानिया मैंशन से बाहर निकली है। वो पैदल बाहर आई थी और फिर वहां पर एक कैब में बैठकर पता नहीं कहाँ जा रही है। रिद्धि तुरंत बोली, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? वो आदमी हैरानी से बोला, क्यों? रिद्धि चिल्लाते हुए बोली, तुमने उसका पीछा किया या नहीं? वो आदमी जल्दी से बोला, अरे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। डोंट वरी, वो कहीं नहीं जाएगी और जहाँ जाएगी उसका एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा। रिद्धि शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे जल्दी से अपनी लाइव लोकेशन सेंड करो, मैं अभी पहुंचती हूँ उस सनशाइन से मिलने के लिए। ये बोलकर रिद्धि ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और अगले ही पल उसके फोन पर एक मैसेज पहुंच चुका था। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और अपना चेहरा धोकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर तुरंत वहां से बाहर आए और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई जो उसे उस शख्स ने प्रोवाइड करवाई थी जिससे वो उस जंगल में मिली थी। दूसरी तरफ सनशाइन कपूर इंडस्ट्रीज जा रही थी, लेकिन अचानक ही वो एक गिफ्ट शॉप के बाहर रुकी। वो वहां से कुछ फ्लावर्स खरीदना चाहती थी आहिल को सरप्राइज देने के लिए। अब वो उसे खुश करने के लिए इतना तो कर ही सकती थी। वो गाड़ी से बाहर निकली और उस गिफ्ट शॉप की तरफ बढ़ गई। अभी वो उस गिफ्ट शॉप के अंदर आई थी कि एक लड़की उसके साथ आकर खड़ी हुई। सनशाइन जो फ्लावर लेने में बिजी थी, अचानक ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो रिद्धि को अपने करीब महसूस कर सकती थी। उसने तुरंत अपने बगल में देखा जहां पर एक लड़की ब्लैक कलर का मास्क पहनकर खड़ी थी और उसकी शातिर नजरें सनशाइन को घूर रही थी। वही रिद्धि भी सनशाइन को देख रही थी। उसे उस शख्स ने बताया था कि सनशाइन बिल्कुल मून की तरह दिखती है, लेकिन वो मून नहीं है। पर रिद्धि मन ही मन सनशाइन को देखते हुए बोली, लगता है लोगों ने मुझे पागल समझा है। मैं वो हूँ जो दूसरों को पागल कर दे और लोग समझ रहे हैं कि वो मुझे पागल बना देंगे। सनशाइन ने जब उसकी नजरों को पढ़ने की कोशिश की तो वो तुरंत बोली, तुम कौन हो? रिद्धि हल्का सा मुस्कुराए और फिर सनशाइन की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सनशाइन जल्दी से बोली, लेकिन तुम ऐसे क्यों? तुमने ये मास्क। उसकी बात सुनकर रिद्धि जोरों से हंसते हुए बोली, तुम्हारा ये अटक अटक कर जवाब देना और मुझे पहचान लेना मुझे इतना बताने के लिए काफी है कि तुम कोई सनशाइन नहीं बल्कि मून हो। सनशाइन उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अभी कुछ एक दिन पहले ही तो सिद्धि और उसके बीच ये बात कंफर्म हुई थी कि वो सनशाइन नहीं मून है, तो दोबारा सिद्धि उसे इस तरह की बातें क्यों कर रही है? वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रिद्धि ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके ऊपर एक छोटा सा कार्ड रख दिया। वो अब तुरंत वहां से चली गई, जबकि सनशाइन बस उसे देखती ही रह गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धि उसे इस तरह से क्यों मिल रही है। अभी तो घर पर कुछ वक्त पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी जब सनशाइन अपनी चाय के लिए नीचे गई थी। उस टाइम सिद्धि बाहर से वॉक करके आ रही थी। सिद्धि ने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन सनशाइन ने उसकी बात को टाल दिया था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड की तरफ देखा जिस पर लिखा था, अब मेरी पहचान बदल चुकी है प्यारी भाभी। अब मैं तुम्हारी नंद और अखंड सिंघानिया की बहन नहीं बल्कि तुम दोनों की मौत हूँ, एक दर्दनाक मौत। उस कार्ड की तरफ देखते हुए सनशाइन का दिल जैसे धड़कने से इनकार कर गया था। अब उसने फूल वाले भैया को मना किया और तुरंत बाहर आकर गाड़ी में बैठी। उसने ड्राइवर को एक बार फिर से गाड़ी सिंघानिया मैंशन की तरफ लेकर चलने को कह दिया था। कुछ देर बाद सिंघानिया मैंशन। अखंड को तो अभी तक पता भी नहीं चला था कि सनशाइन बाहर से होकर वापस घर भी आ चुकी है। उसे तो यही लग रहा था कि शायद सनशाइन अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए फिलहाल वो रूम में वापस नहीं आ रही है। और उसने अपने कैमरा में चेक भी नहीं किया था। वो थोड़ा टाइम उसे देना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि टाइम देने के चक्कर में कितना बड़ा कांड हो सकता था। वही सनशाइन घर आकर वापस अपने कमरे में नहीं आई बल्कि सीधा सिद्धि के कमरे में चली गई। सिद्धि आज भी अपने कमरे में बैठी बुक्स पढ़ रही थी। जैसे ही उसने सनशाइन को दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए देखा, वो तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। सनशाइन उसके बिल्कुल पास आई। सिद्धि कुछ बोलती उससे पहले ही सनशाइन ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। सिद्धि एकदम हैरान रह गई। अगले ही पल सनशाइन ने उसके हाथ पर वो कार्ड रखा और गुस्से से कांपते हुए बोली, क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह के मैसेज देने की? सिद्धि को उसे थप्पड़ से बहुत ज्यादा दर्द हुआ था लेकिन अपना दर्द भूलकर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड की तरफ देखा। वो रिद्धि की राइटिंग पहचान सकती थी और ऊपर से उस पर लिखा हुआ मैसेज तो उसके अलावा और कोई भी नहीं लिख सकता था। वो सनशाइन की तरफ देखते बोली, ये मैंने नहीं। सनशाइन गुस्से से बोली, ओह जस्ट स्टॉप इट, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि अभी तुम मुझे गिफ्ट शॉप पर नहीं मिली थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गई जबकि कैब ड्राइवर ने कैब बहुत ज़्यादा तेज चला रखी थी और ऊपर से तुमने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, वो भी इतनी जल्दी। कितनी शातिर हो तुम यार, तुम जैसी लड़की से तो भगवान बचाए। लेकिन भगवान भी लगता है इस वक्त सो रहे हैं जो उन्हें तुम्हारी गंदी हरकतें नहीं दिख रही। लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर सिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे सारा सच कैसे बताए। वो एक बार फिर से कोशिश करते हुए बोली, तुम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो मून। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हें ये सच्चाई बता दूंगी तो शायद भाई मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने मना किया था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सारा सच पता चल जाए। अब ये सारी सच्चाई तुमसे छुपाई नहीं जा सकती। सनशाइन ने अचानक ही तालियां बजानी शुरू कर दी। वो गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जिस दिन तुम्हारी ये सच्चाई सब घर वालों के सामने आएगी ना, उस दिन तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम ये जो मुझे धमकियां दे रही हो ना, ये सारी तुम अपने पास रखो। अगर तुमने मुझे जरा सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की ना, तो इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं मून नहीं सनशाइन हूँ जो तुम्हारा मुंह तोड़ देगी। उसकी धमकी सुनकर सिद्धि एक बार फिर से कुछ बोलने लगी लेकिन तभी रूम का दरवाजा खुला और कृतिका जी अंदर आई। वो उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। वही सनशाइन अब एक पल भी वहां पर नहीं रुकी और तुरंत वहां से चली गई। कृतिका जी ने अब सिद्धि की तरफ देखा और उसके हाथ में पकड़े हुए कार्ड पर भी उनकी नजर गई। एपिसोड 37 आग जिसमें जलकर सब राख हो गया। सिंघानिया मैंशन। कृतिका जी सिद्धि की तरफ देख रही थी जिसके हाथों में एक कार्ड पकड़ा हुआ था और वो कार्ड सिद्धि ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कसा हुआ था। लेकिन अब कृतिका जी ने उससे वो कार्ड लिया और उसे पढ़ने लगी। उस कार्ड को देखकर उनके चेहरे पर भी डर झलक रहा था। वो सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है हम दोनों खुद ही मून को सारा सच बता दे। सिद्धि ने हैरानी भरी नजरों से कृतिका जी की तरफ देखा। कृतिका जी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं एक माँ हूँ। बेशक से मैंने मून को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था लेकिन मैंने उसके साथ काफी वक्त बिताया था और मैं जानती हूँ वो कैसी है और उसकी पहचान क्या है। मुझे एक पल नहीं लगा था ये जानने में कि सनशाइन ही मेरी मून है, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं बार बार उससे ये बात कहूँ और वो इरिटेट हो जाए। अगर वो हम लोगों के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती है तो ठीक है, क्योंकि हमने भी उसके साथ कुछ सही नहीं किया है। अखंड ने तो उसे जो टॉर्चर दिया था वो तो दिया ही था। अब हम भी कुछ कम नहीं कर रहे। मैं उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके यहाँ ले आए जबकि मुझे तो उसे आज़ादी देनी चाहिए थी, उस रिश्ते से जिस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ उसे तकलीफ दी है। कृतिका जी की बात सुनकर सिद्धि की आंखों में नमी तैयार गई थी।
वो बोली, हम लोग भाभी को सच तो बता देंगे लेकिन अगर भाई गुस्सा करेंगे तो। कृतिका जी तुरंत बोली, अब उसके गुस्से की वजह से हम चुप नहीं रह सकते। अगर हमने मून को सब कुछ सच नहीं बताया तो चीजें हमारे हाथ से निकल जाएगी और फिर सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। कृतिका जी की बात सुनकर सिद्धि को भी उनकी बात सही लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अखंड इस वक्त अपने कमरे में था और अब वो मून का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आया। मून इस वक्त सीढ़ियां चढ़ रही थी। वो अपने रूम में नहीं जाना चाहती थी बल्कि ऊपर टेरेस पर जाना चाहती थी, लेकिन अब अखंड को नीचे की तरफ आते हुए देख वो एकदम से रुक गई। अखंड उसके पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना चांद? मून ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। अखंड तुरंत बोला, क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मून ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं बस मुझे वैसे ही थकावट हो रही है। ये बोलकर वो बिना अखंड को कुछ और कहे सीधा अपने रूम में चली गई थी। अखंड को उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। वही मून का इस वक्त दिमाग पूरा घूम चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच और क्या झूठ। वो किस चीज पर यकीन करे और किस चीज पर नहीं। क्यों रिद्धि उसे इस तरह से पागल बनाने की कोशिश कर रही थी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वही रिद्धि इस वक्त एक कमरे में थी और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके सामने ही मून की फोटो लगी हुई थी और वो उस फोटो की तरफ देखते हुए उसके पास आए और बोली, मुझे तो लगा था तुम मर गई। कितने सालों से मैं सुकून से जी रही थी, लेकिन तुम तो जिंदा हो। पर कोई बात नहीं, अगर तुम जिंदा हो तो क्या हुआ? एक बार फिर से मैं जेल से बाहर आ गई हूँ और मेरा यकीन करना डार्लिंग, मैं बस तुम्हें और उस अखंड सिंघानिया को मौत के मुंह में धक्का देने के लिए ही बाहर आई हूँ। नफरत है मुझे तुम दोनों से, बेइंतहा नफरत। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ मून की पिक्चर पर रख दिया था जो उसके सामने ही लगी हुई थी। उसकी आंखों में मून के लिए नफरत इस वक्त साफ नजर आ रही थी। वो दांत पीसते हुए बोली, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगी ना तब तक मैं वो दिन नहीं भूलूंगी जब तुम्हारी वजह से मैं पूरे कॉलेज के सामने जलील हुई थी, जब तुम्हारी वजह से मुझे पूरे कॉलेज में उसने इंसल्ट किया था। ये बोलते हुए उसका चेहरा हद से ज्यादा कांप कर रहा था। वो अब खुद पूरी कांपने लगी थी, उसकी बॉडी शिविर कर रही थी। उसने अपना हाथ पूरी तरह से मून की पिक्चर पर कसा हुआ था और देखते ही देखते उसके नाखून उस पिक्चर को फाड़ने लगे थे। एक झटके में उसने उस पिक्चर को अपने हाथों से खींचा और उसे बुरी तरह से नोच दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर देती तब तक वो दिन मेरी यादों से नहीं मिटेगा। तुम्हारी वजह से उसने मुझे ठुकराया था, तुम्हारी वजह से उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे इंसल्ट किया था, तुम्हारी वजह से उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था। मैं जो उससे इतना प्यार करती थी उसे मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया। वो तो तुम्हारे लिए पागल था, उसे तो तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी वजह से मेरी खुशियां बर्बाद हुई थी तो तुम कैसे खुश रह सकती हो? जब तक रिद्धि सिंघानिया जिंदा है तब तक तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कैसे आ सकती हैं? तुमने पूरे कॉलेज में मेरी बेइज्जती करवाई थी ना, तो मैंने अपने भाई का प्यार तुम्हारे लिए नफरत में बदल दिया। पागलों की तरह प्यार करता था अखंड सिंघानिया तुमसे, लेकिन मैंने उसे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया और तुम जानती हो कैसे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे। वो हंसी और बोली, क्योंकि मैंने आग लगाई थी, आग जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया था। ये बोलते हुए अब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो बिल्कुल पागलों की तरह लग रही थी। इससे आगे वो कुछ बोलती उसे अचानक ही बाहर से डोर बेल बजी और वो एकदम से होश में आई। वो डोर बेल लगातार बजे जा रही थी और उस डोर बेल की वजह से उसे डिस्टर्बेंस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो इंसान जो इस वक्त डोर बेल बजा रहा है उसके सामने आ गया तो उसका मर्डर ही कर देगी। वो कुछ पल यूं ही अब दूसरी दीवार पर लगी हुई मून की फोटो को देखते रही और फिर उस कमरे से बाहर निकलकर मैं गेट पर आई, जहां पर एक लड़का जो तकरीबन 10-12 साल का था वो डोर बेल बजा रहा था। उसके हाथों में एक पैकेट था जिसमें ग्रोसरी का कुछ सामान था जो रिद्धि ने ही मंगाया था। उसने वो सामान लिया और फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, चॉकलेट खाओगे? वो लड़का तुरंत बोला, अगर आप खिलाएंगे तो खा लूंगा दीदी। रिद्धि मुस्कुराए और बोली, सी यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ आई। उसने वो ग्रोसरी का सामान वही साइड में रखा और वहां से एक चॉकलेट उठाकर बाहर की तरफ ले गई। उसने वो चॉकलेट उस बच्चों को दी और वो बच्चा उस चॉकलेट को लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। वो बाहर सड़क पर आया और उसने उसे चॉकलेट का रैपर खोला और उसे खाने लगा। जैसे ही उसने थोड़ी सी वो चॉकलेट खाई अचानक ही उसे जोरों से उल्टी आ गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा।
वो एकदम हैरान रह गया। देखते ही देखते वो लड़का सड़क पर गिर गया और बुरी तरह से कांपने लगा। अब उसके मुंह से जहर निकल रहा था। आसपास की भीड़ ने उसे इस हालत में देखा तो तुरंत उसके पास इकट्ठा होने लगी, लेकिन तब तक उस लड़के की मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि अपने कानों में हेडफोन लगाए म्यूजिक सुन रही थी और उसकी नज़र सामने रखे हुए ग्रोसरी सामान पर थी, जिसे वो एक एक कर खोल रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अखंड अब वापस अपने रूम में आया। रूम में आकर उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई मून की तरफ गई, जिसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अखंड रूम में आ तो गया था, लेकिन अब उसकी हिम्मत पता नहीं क्यों मून के पास आने की नहीं हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उन दोनों के बीच काफी करीबी नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से मून उसे छोड़कर गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मून उसे सच में छोड़कर ना चली जाए। मून को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उससे दूरी बनाकर रख रहा था। उसकी तरफ देखते हुए अचानक उसकी आंखों में गहरी लाली आने लगी और वो मन ही मन बोला, काश मैं उस दिन रिद्धि पर यकीन नहीं किया होता तो आज हम दोनों की सिचुएशन बहुत अलग होती है। चांद, बहुत प्यार करता था मैं तुमसे, जब से तुम्हें एक नज़र देखा था, जब तुम बिल्कुल छोटी सी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती है। तुम उस वक्त मेरा ऑब्सेशन बन गई थी। मैं तो इंडिया से चला गया था, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। सोच लिया था जिस दिन वापस इंडिया आऊँगा उस दिन तुम्हें अपना बना लूँगा, लेकिन जिस दिन इंडिया आया उस दिन पता चला कि तुम्हारी वजह से वो जल गई, तुम्हारी वजह से मैंने उसे खो दिया। ये बोलते बोलते उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। इसके आगे वो खुद से कुछ बातें करता अचानक ही एक सर्वेंट आए और उसने दरवाज़ा नॉक किया। अखंड ने पलटकर उसे सर्वेंट की तरफ देखा। वो सर्वेंट हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नीचे डिनर के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अखंड ने मून की तरफ देखा और फिर वापस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, तुम चलो हम आते हैं। वो सर्वेंट वहां से चली गई तो अखंड मून के पास आया और बोला, नीचे डिनर के लिए सब हमारा वेट कर रहे हैं। चांद, मून ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और अखंड की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है। अखंड अब उसके पास आया और अगले ही पल उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो अपनी चांद को खुद से दूर भी नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उससे दूरी भी बना रहा था, लेकिन वो दूरी बनाना भी उसके लिए आसान नहीं था। वो इस वक्त किस सिचुएशन में था ये सिर्फ वही जानता था। वो अपनी गोद में मून को उठाकर बोला, लेकिन मुझे भूख लग रही है, और अगर मुझे भूख लग रही है तो मतलब मेरी चांद को भूख लग रही है। ये बोलते हुए वो मून को बहुत ही प्यार से देख रहा था और मून भी उसकी आंखों में देख रही थी, जहां उसे एक अलग ही गहराई नजर आ रही थी, जैसे अखंड उससे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। यार मुझे समझ में नहीं आता, जब आप लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो अपना दिमाग कहाँ पर छोड़कर आते हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि एक एक कर चीजें सामने आ रही है? रिद्धि जेल में है, रिद्धि जिंदा है, रिद्धि किसी के साथ मिली हुई है, कोई एक ऐसा इंसान है जो रिद्धि का साथ दे रहा है। रिद्धि और सिद्धि दो बहनें थी, सनशाइन के सामने रिद्धि का सच आ रहा है। अब ये सब एक एक करके ही तो चैप्टर में होगा ना, क्या एक ही चैप्टर में सारा कुछ लिख दूं? एपिसोड 38, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ। सिंघानिया मेंशन। मून गौर से अखंड की तरफ देख रही थी, जिसने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अखंड उसे कुछ कहना चाहता है लेकिन उससे कह नहीं पा रहा। वो खुद से ही अखंड की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया? अखंड मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था मेरी चांद मुझे इतना जानने लगी है। अखंड की बात सुनकर मून एकदम से होश में आई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे अखंड से इस तरह का सवाल करना ही नहीं चाहिए था। वो तुरंत बोली, आप मुझे गोद से नीचे उतार दीजिए, हम ऐसे ही डिनर करने जा सकते हैं। आपको मुझे गोद में उठाने की जरूरत नहीं है। अखंड तुरंत बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें गोद में उठाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम पर हक बनता है मेरा, और प्यार करने का तो सबसे ज्यादा हक बनता है। तुम मुझसे मेरा हक छीन नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मून एक बार फिर से उसकी तरफ देखती रह गई। वो दिल ही दिल खुद से सवाल कर रही थी कि ये तब कहा था जब उसे सच में ये हक मून को देना चाहिए था, वो प्यार जो मून डिजर्व करती थी। पहले जबरदस्ती उससे शादी की, शादी करने के लिए ना जाने किस किस तरह से मून को प्रेशराइज किया, और फिर शादी करने के बाद अचानक से ही सुना दिया कि वो उससे प्यार नहीं उससे नफरत करता है। प्यार करना तो दूर, अखंड ने उसे इंसानियत भी नहीं दिखाई थी, और अब वो उस पर अपना प्यार लुटाने की बात कर रहा था। बेशक से वो अखंड से कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन अखंड उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ सकता था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुस्कुराते हुए उसे नीचे की तरफ लेकर आया और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर चेयर पर बैठाने लगा। सब लोग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे।
कृतिका जी भी मन ही मन उन दोनों के बारे में सोचते हुए बोली, काश तुम लोग हमेशा यूं ही रहो। हे भगवान, मेरी एक विनती सुन लो, मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी में खुशियां ला दो। ये दोनों भी एक दूसरे का प्यार डिजर्व करते हैं। बेशक से किस्मत ने उनके साथ कोई भी खेल खेल हो, लेकिन अब उनकी किस्मत में एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार लिख दो। ये बोलते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई थी। मून चेयर पर बैठी तुरंत ऊपर की तरफ उठते हुए बोली, मैं डिनर सर्व करने में हेल्प। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही अखंड उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपना डिनर खत्म करो। ये बोलकर वो खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। कृतिका जी ने सर्वेंट की तरफ इशारा किया और उसने जल्दी से सबको डिनर सर्व करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में डिनर खत्म हो चुका था। सिद्धि भी वहीं पर मौजूद थी। वो बस मौका चाहती थी कि कब उसकी मून से अकेले में बात हो और वो मून को सारा सच बता दे, लेकिन वो मौका उसे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मून तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वही मून बस अब सिंघानिया मेंशन में कुछ वक्त शांति से बिताना चाहती थी, ताकि अखंड की हालत जल्दी से सही हो और वो यहाँ से जाए। उसके बाद उसने सोच लिया था कि बेशक से उसे अखंड को अपनी सच्चाई बताना पड़े कि हाँ वो मून है, लेकिन वो उसके सामने झुकेगी नहीं। कुछ देर बाद अखंड मून को वापस अपने रूम में ले आया था। वही मून जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई। वो सोने का ड्रामा कर रही थी ताकि अखंड इस बार उसे परेशान ना करें। अखंड के करीब आने पर उसे कुछ होने लगता था और वो उस फीलिंग को रोक नहीं पाती थी, दबा नहीं पाती थी, इसलिए वो चाहती ही नहीं थी कि अखंड अब उसके करीब आए। उसे यूं सोते हुए देखकर अखंड समझ रहा था कि वो उससे दूर रहना चाहती है, लेकिन वो अपनी मून से, अपनी जान से दूर नहीं रह सकता था। इसीलिए तुरंत उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ, नींद आ रही है? मून थोड़ा बेमन से बोली, हाँ वो मेरा पेट हल्का हल्का दर्द हो रहा है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। अखंड उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, तो फिर कुछ देर वॉक करने चलें। मून तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं मुझसे वॉक नहीं किया जाएगा। अखंड हल्की सी शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है मुझे अपना ही तरीका अपनाना पड़ेगा। ये बोलकर उसने मून को एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया था। इस बार मून चीखते हुए बोली, बार बार आप मुझे बच्चों की तरह अपनी गोद में उठाना बंद कीजिए। लेकिन अखंड ने उसकी एक नहीं सुनी, पर वो उसे नीचे गार्डन में ले जाने की बजाय ऊपर टेरेस पर ले आया था। मून हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अखंड उसे झूले पर लेकर आया जो बिल्कुल सामने ही लगा हुआ था और नीचे आर्टिफिशियल घास बिछी हुई थी। वो उसे लेकर झूले पर बैठा और उसने मून को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया। मून का सर उसके सीने पर था और बेशक से अब अखंड उसे किस नहीं कर रहा था या फिर उसे सेड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मून के दिल में हलचल मची हुई थी। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी और सांसों का शोर जब अखंड को सुनाई दिया तो वो तुरंत उसके कान के पास आकर बोला, तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी ये जो सांस तेज हो जाती है ना, यही मेरे पास चुगली कर जाती है कि मेरे छूने भर से ही तुम्हें कितना सुकून मिलता है। तुम कितना पागल हो जाती हो, तुम्हें मेरा छूना कितना अच्छा लगता है, मेरा छूना तुम्हें कैसा एहसास देता है। मून थोड़ा सा आगे की तरफ होते हुए बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे वॉक करने लेकर जा रहे हैं, तो वॉक तो नीचे गार्डन में होती ना, यहाँ पर तो नहीं। अखंड मुस्कुराया और बोला, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मैं तुम्हें टेरेस पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें अपने इश्क से रूबरू करवा सकूं। उसकी बात सुनकर मून का दिल जोरों से धड़क उठा। वहीं अखंड ने अब अपनी बाहें मून के पेट पर और भी ज्यादा कस दी थी। वो अपना चेहरा बिल्कुल मून की गर्दन से लगाते हुए बोला, तुम्हें सामने वो नजर आ रहा है? ये बोलते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठा ली थी और इस वक्त मून ने भी नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जहां पर एक चांद चमक रहा था। उस चांद को देखते हुए उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। अखंड हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, उस चांद को देखते हुए तुम्हें क्या महसूस हो रहा है चांद? मून सच में अपने दिल की फीलिंग्स बताते हुए बोली, एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। अखंड तुरंत बोला, जो सुकून तुम्हें उस चांद को देखते हुए मिल रहा है ना, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में भरकर वही सुकून मिल रहा है। पिछले 3 सालों से तड़प रहा था मैं तुम्हें अपने सामने देखने के लिए भी। उसकी बात सुनकर अचानक ही मून की आंखें बड़ी हो गईं। 3 सालों का जिक्र, मतलब अखंड को सब कुछ याद है, उसकी याददाश्त वापस आ गई है। वो तुरंत अखंड से अलग होने को हुई, लेकिन अखंड ने उसे छोड़ा ही नहीं, उसने उसे और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वहीं मून के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर अखंड की आंखों से बहते हुए आंसुओं की बूंदें महसूस होने लगी थी। अखंड अपनी नमी भरी आंखों से उस चांद की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ चांद, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुमसे प्यार करके तुम्हें रूबरू अपनी नफरत से कराया। बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ,
इतना गलत कि अगर तुम उसके लिए मुझे मौत की सजा भी दे दो तो शायद कम होगी। तुम मुझे पल पल तड़पाने का हक रखती हो, तुम मुझे सजा देने का हक रखती हो, तुम मेरी जान लेने का भी हक रखती हो, तुम मुझे छोड़कर जाने का भी हक रखती हो। लेकिन मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ चांद। मेरी गलतियों की सजा बेशक से मुझे दे दो, लेकिन मुझे जिंदा रहने पर मजबूर कर जीते जी मौत मत दो। उसकी बात सुनकर अब मून की सांसें और भी ज्यादा गहरी होने लगी थी, वो कांपने लगी थी। अखन तुरंत बोला, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। रिद्धि तुम पर इल्जाम लगाती रही और मैं उन इल्जामों को सच मानकर तुम्हें टॉर्चर करता रहा। उसके सवाल पर मून कुछ बोल ही नहीं पाए। अखंड एक बार फिर से बोला, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को बहुत परेशान किया, उन पर घटिया इल्जाम लगाए। किसी भी बेटी के लिए अपने बाप पर रेप का इल्जाम लगते हुए देखना मौत से भी बढ़कर होगा। इसके अलावा भी न जाने मैंने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। और फिर तुम्हारे साथ जो सबसे बड़ा गुनाह किया वो तो मैंने तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लिया, तुमसे तुम्हारा बच्चा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब मून ने एक झटके से अखंड के हाथ अपने ऊपर से हटाए और तुरंत झूले से खड़ी हो गई। वो गुस्से से कांपती हुई नजरों से अखंड की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए अखंड की तरफ देख रही थी। अखंड अपनी जगह से उठा और मून के बिल्कुल पास आया। मून उससे कुछ कहती उससे पहले ही अखंड घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गया और उसने अपने हाथ मून के सामने जोड़ लिए। वो मून की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, उसने अपनी नजरें झुकाए हुई थी। वो रोते हुए ही बोला, अगर एक बार फिर से झूठ के सहारे या फिर धोखे से तुम्हें अपने पास रखा तो शायद पहले से भी ज्यादा बड़ा धोखा दूंगा तुम्हें, इसलिए अपनी गलती अपना गुनाह खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरी याददाश्त चली गई, मुझे सब याद है, वो सब जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अगर ये ड्रामा कंटिन्यू रहता तो शायद मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए कुछ फीलिंग्स को जगह लेता, लेकिन तुमसे नजरें सारी उम्र नहीं मिल पाता। वो तो अब भी मिलाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ चांद, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर मून की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें बह गई और वो अगले ही पल व्यंग्य से हंसने लगी थी। हर बढ़ते पल के साथ उसकी हंसी तेज होती जा रही थी और उसके कदम भी इधर उधर चलने लगे थे। वो हंसते हंसते इधर उधर घूम रही थी और उसकी हंसी शायद आसमान तक जा रही थी और फिर अचानक ही वो जोरों से चिल्लाई। उसने अपने बालों को कसकर पकड़ लिया था। शायद सालों से उसके अंदर एक गुबार भरा हुआ था, जो आज अखंड ने तोड़ दिया था। वो एक बार फिर से जोरों से चिल्लाए और इस बार उसकी चीख दूर आसमान तक गई और अगले ही पल अब वो जोरों से रोने लगी थी। उसका रोना उसकी चीख से भी ज्यादा तेज था और अब लगातार उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था। उसे यूं देखकर अखंड तुरंत अपनी जगह से उठा और वो जल्दी से मून के पास आया। उसने मून का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मून को हाथ लगाया अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा और इस बार मून रुकी नहीं। एक के बाद एक ना जाने उसने कितने ही थप्पड़ अखंड के दोनों गालों पर जड़ दिए थे। और अखंड चुपचाप उसके सामने खड़ा रहा। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एपिसोड 39। हाँ मैं मून हूँ, मून अग्रवाल। सिंघानिया मेंशन। अखंड ने अपने दिल की सारी बात मून के सामने रख दी थी और मून पहले तो जोरों से हंसे जा रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसका हंसना चीखने चिल्लाने में बदलने लगा और फिर रोने में। रोते हुए ही उसने अखंड के पास आकर उसे गिरेबान से पकड़ लिया था और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए थे। एक के बाद एक वो न जाने कितने ही थप्पड़ अखंड को लगा चुकी थी और अखंड अभी भी उसके सामने अपना चेहरा झुकाए हुए खड़ा था। उसकी आंखें बेहद गहरी लाल थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं मून अब उसे थप्पड़ मार मार कर भी थक चुकी थी। उसके खुद के हाथ भी एकदम लाल हो गए थे। उसके अंदर जो पिछले 3 सालों का गुब्बार था वो सारा निकल चुका था और अब एक बार फिर से उसने अखंड को गिरेबान से पकड़ लिया था। वो चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा आपने मिस्टर सिंघानिया कि मैं आपको माफ़ कर दूं? माफ़ी गलती की होती है मिस्टर सिंघानिया, गुनाहों की नहीं, और आपने जो मेरे साथ किया है ना, वो गलती बिल्कुल भी नहीं है। बेशक से आपके लिए होगी लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ चाहकर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अरे किसी को टॉर्चर करना तो दूर, मैंने कभी किसी का दिल दुखाने के बारे में भी नहीं सोचा। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया था मिस्टर सिंघानिया? आपने तो मुझे जीते जी मार दिया था। पहले आपने मुझसे मेरे मॉम डैड छीन लिए, मुझे जबरदस्ती खुद के साथ शादी करने के लिए टॉर्चर किया, मजबूर कर दिया था मुझे मेरे मॉम डैड को लेकर धमकाना, उन्हें मारने तक की धमकी देना।
मेरी मॉम को आपकी वजह से हार्ट अटैक आया था, मेरे डैड को आपने किडनैप कर लिया था और फिर आपने उन पर रेप। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ कांपने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे थे। उसने एक झटके से अखंड को छोड़ दिया और अखंड हल्का सा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। वो मून की बातों का कोई जवाब देने लायक था ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो जवाब देता ही क्या। मून पीछे की तरफ हटी और बोली, और जब इतना सब कुछ करके भी आपका मन नहीं किया तो आपने मुझे फिजिकल टॉर्चर करना शुरू किया। एक लड़की के साथ जब जबरदस्ती होती है ना, तो ये सिर्फ वही जानती है कि उसे कैसा फील होता है। एक छोटी सी चोट लगने पर भी जो लड़कियां पूरी दुनिया को अपने सिर पर उठा लेती है, जब उनके जिस्म को नोचा जाता है ना, तो उनकी जुबान बंद हो जाती है मिस्टर सिंघानिया। जब उनके साथ जबरदस्ती होती है तो वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन आपने तो मुझसे वो भी हक छीन लिया था। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अखंड ने हल्की सी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। मून का दर्द उसे महसूस हो रहा था। मून रोते रोते अचानक की हंसी और बोली, आपको पता है मैं अपने मॉम डैड के लिए जीना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी। बहुत प्यार करती थी मैं उनसे। जब आपने मुझे उन लोगों से दूर कर दिया तो फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने सोच लिया था कि मैं आपकी नफरत का कारण पता लगा कर रहूंगी। मैं पता करूंगी कि आखिर आप मुझसे इतनी नफरत करते क्यों हैं और फिर इस नफरत को खत्म करूंगी। और जब मैंने ये कोशिश की तो आपने तो मुझे और भी ज्यादा तोड़ना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि आपकी अपनी बहन गलत है। आपने मुझ पर हाथ उठाया, ये जानते हुए भी कि आपकी बहन मुझसे नफरत करती है और वो वही नफरत आपके दिमाग में भी भर रही है। आपको वो सही लगती थी, आप उसका साथ देते थे, कभी आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब आपने मुझसे मेरा वजूद तक छीन लिया। मैं माँ बनने वाली थी मिस्टर सिंघानिया। मरने का ख्याल तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जब मैंने अपने अंदर एक जान को महसूस किया तो मुझे लगा नहीं, इतनी जल्दी में नहीं हार सकती। लेकिन आपने मुझे हरा दिया मिस्टर सिंघानिया। आपने मुझे जीते जी मार दिया। मुझसे मेरा बच्चा छीनकर आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। ये बोलते हुए वो एकटक उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ दोनों साफ नजर आ रहे थे और साथ ही साथ आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसने अब अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अब अगर आपने अपना सारा सच बता दिया है तो मुझे भी अब आपसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं सनशाइन नहीं हूँ। हाँ, मैं मून हूँ, मून अग्रवाल। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सामने कोई ड्रामा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। कुछ नहीं हुआ आपको, तो अब मुझे यहाँ पर रहने की भी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर जैसे ही उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए, अखंड ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और मून ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अखंड उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ। मून ने एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर सिंघानिया। अखंड एक बार फिर से बोला, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है मेरे साथ रहकर दे दो चांद, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मून उसकी बात सुनकर तुरंत बोली, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर सिंघानिया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अखंड का मन उसका हाथ छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। उसने अपना हाथ मून के हाथ पर हल्का सा ढीला कर दिया और मून ने तुरंत अपना हाथ दूर झटक लिया। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो आपने आज तक कभी कुछ अच्छा नहीं किया है मेरे लिए, लेकिन अब आपसे एक चीज़ की उम्मीद करती हूँ मिस्टर सिंघानिया। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझ पर एक मेहरबानी जरूर करेंगे, कि मुझसे दूर रहेंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे आपको देखकर ही घुटन महसूस होती है। उम्मीद है आप इस बात का ख्याल रखेंगे। ये बोलकर वो अब तुरंत वहाँ से चली गई। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ आई तो कृतिका जी, जो हॉल में ही खड़ी थी, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। ऐसे में मून बाहर दरवाजे की तरफ क्यों जा रही है। उन्होंने तुरंत उसे रोका और बोली, क्या हुआ मून, तुम कहाँ जा रही हो। मून ने पलटकर उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बिना मेरे बताए ही आप मेरी आइडेंटिटी पहचान चुकी थी मिसेस सिंघानिया। काश जितना आप मुझे जानती है उतना आप अपने बेटे को भी जानती होती। आपको पता होता कि वो किस हद तक जा सकते हैं तो उनके ड्रामा को आप समझ सकती। ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से चली गई। कृतिका जी को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से उतर रहे अखंड की तरफ गई, जिसका चेहरा ही बता रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। मून गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मेंशन से निकल चुकी थी और अखंड हॉल के बीचों बीच खड़ा था। कृतिका जी चुपचाप उसे देख रही थी और फिर अचानक ही अखंड जोरों से चिल्लाया, चांद डॉट उद्धरण चिन्ह। उसका चिल्लाना सुनकर कृतिका जी तुरंत उसके पास आई। अखंड अपने घुटनों के बल गिर चुका था।
उसे रोते हुए देखकर कृतिका जी का दिल दहल गया था। उन्होंने जल्दी से आकर उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन अखंड का चिल्लाना और रोना लगातार जारी था। उसे यूं देखकर कृतिका जी की आंखों में भी आंसू आ गए। सिद्धि और एकांश जी भी वहां पर आ चुके थे। अखंड को इस हालत में देखकर उनका दिल धक सा रह गया था। मून के जाने के बाद अखंड बहुत ज्यादा तकलीफ में था, लेकिन तब भी वो इस तरह से बिखरा नहीं था। पर आज तो लग रहा था जैसे अखंड पूरी तरह से टूट गया हो, पूरी तरह से बिखर गया हो और अब उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मून अब कपूर मैंशन नहीं गई बल्कि अग्रवाल हाउस की तरफ जा रही थी। कुछ ही देर में वो अग्रवाल हाउस के बाहर पहुंची। वो गाड़ी से बाहर निकली और दरवाजे की तरफ आते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। जैसे ही दरवाजे पर आकर उसने जोर से बेल बजाए, अंदर सुहासिनी जी जो अपने बेड पर लेटी हुई थी वो एकदम से डर गई। इतनी रात को दरवाजे पर कोई है ये सोचकर ही उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। बेचैनी तो उन्हें पहले भी हो रही थी, लेकिन अभिनव जी किसी तरह उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अब जल्दी से आकर दरवाजा खोला। अपने सामने मून को देखकर वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि मून ने तो खुद को मून मानने से मना ही कर दिया था, लेकिन अब अचानक ही मून सीधा सुहासिनी जी के गले लग गई और रोते हुए बोली, मम्मा। उसके मुंह से मामा सुनकर सुहासिनी जी का दिल धक सा रह गया। उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे और उन्होंने अपने हाथ मून की पीठ पर रख दिए थे। आज उनकी बेटी ने 3 साल बाद उन्हें इस तरह से मम्मा कहकर बुलाया था। वहीं अभिनव जी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। जानते तो वो भी थे कि सनशाइन कोई सनशाइन नहीं बल्कि उनकी मून है। बेशक से उन्होंने मून को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वो उसे महसूस कर सकते थे। वहीं मून सुहासिनी जी से अलग हुई और उनकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, मम्मा मम्मा कुछ खिला दो ना, कुछ अच्छा सा आपके हाथों से बना हुआ। सुहासिनी जी ने रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। अभिनव जी ने मून के कंधे पर हाथ रखा और सुहासिनी जी भी मून को अंदर की तरफ लेकर आई। मून की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितनी ज्यादा तकलीफ में होगी। वो दोनों उसे अंदर सीधा उसके रूम में लेकर आए। मून जब अपने रूम में आई तो अपने रूम की तरफ देख रही थी। पूरा रूम बिल्कुल वैसा था जैसे वो छोड़कर गई थी, कोई भी चीज हल्की सी भी इधर से उधर नहीं की गई थी। सुहासिनी जी ने उसे बेड पर बिठाया और वहां सामने रखे हुए टैडी को उठाकर उसके पास लेकर आई। वो उस टैडी को उसे देते हुए बोली, तुम्हें ये टैडी याद है? ये मैंने तुम्हें तुम्हारे 14th बर्थडे पर दिया था। उसके बाद से तुम हमेशा इस टैडी के साथ ही सोती थी। तुम्हें इसके बिना नींद ही नहीं आती थी और पता है तुम्हारे बिना अब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं टैडी के पास आ जाया करती थी। अगर इसके बगल में सोती तो ऐसा लगता था जैसे तुम मेरे पास हो। अभिनव जी उनकी बात सुनकर रोते रोते हंसे और बोले, देख लो तुम्हारी मम्मा मुझे छोड़कर इस टैडी के पास आ जाया करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था इस टैडी पर, लेकिन मैंने कभी इस पर अपना गुस्सा नहीं जताया, पर अब तुमसे शिकायत जरूर करूंगा इसकी। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से रोने लगे थे और अब मून उनके सीने से लग गई थी। अभिनव जी ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। एपिसोड 40, चांद को अपना नहीं बनाया जा सकता। अग्रवाल हाउस। मून अभिनव जी के सीने से लगकर रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी डैड। आई एम सो सॉरी। मैं आप लोगों को छोड़कर चली गई थी ना, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ ना, मैं आप लोगों की अपनी बेटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया और मैं किसी और के लिए आपको छोड़कर। वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुहासिनी जी उसे डांटते हुए बोली, खबरदार अगर इस तरह की बातें की तो। मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाऊंगी, लेकिन अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी भी नहीं और तुम्हारा फेवरेट कपकेक भी नहीं। मून रोते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरे फेवरेट कपकेक खाने हैं। ये बोलते हुए वो सुहासिनी जी की तरफ देख रही थी। सुहासिनी जी ने तुरंत उसके माथे को चुम्मा और बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट पैनकेक बनाकर लेकर आती, तुम कहीं जाओगी तो नहीं ना? मून ने अपना सरना में हिलाया। सुहासिनी जी अभिनव जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, आप इसे कहीं जाने मत दीजिएगा। हाँ, वरना मैं आपको बहुत डांटूंगी। ये बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। उन्हें अभी भी डर लग रहा था कि कहीं मून उन्हें छोड़कर ना चली जाए। अब वो जल्दी से किचन में आए और मून के लिए उसका फेवरेट खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में मून के लिए वो बहुत सारा खाना बनाकर वापस रूम में आ गई थी और मून को वहां बेड पर देखकर अब वो हंस रही थी। मून भी मुस्कुराते हुए सारे खाने की तरफ देख रही थी और एक एक कर अब वो हर एक चीज खा रही थी जो उसने पिछले 3 सालों से मिस की थी। अभिनव जी और सुहासिनी जी दोनों एक जगह खड़े थे और मून की तरफ देख रहे थे। उनकी खुशियाँ, उनकी बेटी,
उनकी जान, उनकी जिंदगी वापस उनके पास आ गई थी, लेकिन अभी भी उन लोगों को एक डर था और वो डर था अखंड सिंघानिया नाम का। अभी तो शायद अखंड को ये कन्फर्मेशन नहीं है कि सनशाइन ही मून है, लेकिन अब अगर उसे कन्फर्म हो जाएगा तो वो कहीं एक बार फिर से मून को परेशान न करने लग जाए। लेकिन अभिनव जी ने सोच लिया था कि इस बार वो अखंड को मून के आसपास भी नहीं भटकने देंगे, पर वो अनजान थे इस बात से कि अखंड को सब कुछ पता है और मून और अखंड के बीच पहले ही बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अखंड मून से माफी मांग रहा है, लेकिन मून उसे कभी माफ नहीं करेगी, ये बात वो अखंड से बोल चुकी है। आज अग्रवाल हाउस में खुशियां एक बार फिर से वापस आ गई थी, तो पता ही नहीं चला कब रात से आधी रात हो गई और अब सुबह के तकरीबन 4 बज गए थे। सुहासिनी जी और अभिनव जी अपने रूम में आए और आकर बिस्तर पर लेट गए। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मून को सुलाया था। सुहासिनी जी मून से अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन मून को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए वो लोग उसे बेड पर आराम से सोते हुए छोड़कर अपने रूम में आ गए थे, पर उन्होंने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा हुआ था। कुछ ही देर में वो दोनों भी गहरी नींद में चले गए और अब सुबह के वक्त करीबन बजे मून अपने रूम से रेडी होकर बाहर की तरफ आई। सुहासिनी जी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मून इस तरह से रेडी होकर आएगी। उसने अपनी 3 साल पहले वाली एक ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, और वो ड्रेस तब की थी जब मून की शादी नहीं हुई थी। अभी भी वो उसमें एकदम परफेक्ट लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जा रही है। सुहासिनी जी ने हैरानी से पूछा, तुम कहीं जा रही हो क्या मून? मून हल्का सा मुस्कुराए और बोली, हाँ मॉम, वो मैं अब सनशाइन की पहचान के साथ जी रही थी। तो आप तो जानती है कि सनशाइन एक फैशन डिजाइनर है, तो अब उसे अपना काम तो पूरा करना ही है ना। और वैसे भी घर पर रहकर मैं क्या करूंगी, इसलिए आज ऑफिस जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये बोलते हुए वो सुहासिनी जी के बिल्कुल करीब आ गई थी और उसने उन्हें कंधों से पकड़ लिया था। सुहासिनी जी के चेहरे पर ही डर झलक रहा था कि कहीं एक बार फिर से मून उन्हें छोड़कर ना चली जाए, इसीलिए मून उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। वही अभिनव जी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बेटी एक बार फिर से अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो वो उसे रोकने वाले कौन होते थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम क्या सोच रही थी सुहासिनी कि अब तुम मून को घर पर बिठा कर रखोगी? अरे वो इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर है, अगर तुमने उसे घर में बिठा लिया ना तो लोग तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे, और अब तो वो बहुत बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। देखना इस बार इस इवेंट की विनर वही होगी। अभिनव जी की बात सुनकर मून हंसने लगी थी। सुहासिनी जी नमी भरी आंखों के साथ बोली, पर मुझे डर लग रहा है, आप एक कम कीजिए ना अभिनव जी। आप मून के साथ। उनकी बात पूरी होती उससे पहले मून बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लेकर जाऊंगी, और मॉम आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। आपकी मून आपके पास रहेगी और बिल्कुल सही सलामत रहेगी। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये बोलकर उसने सुहासिनी जी का माथा चूम लिया और फिर उनसे अलग होकर बोली, अब आप मुझे जल्दी से नाश्ता करा दीजिए। पिछले 3 सालों में मैंने अपना 5 केजी वेट लूज कर लिया है। ये देखिए, ये ड्रेस मुझे एकदम फिट आई थी, लेकिन अब कितने लूज आ रही है। अब जल्दी से मेरा वेट बढ़ाने की तैयारी कीजिए। उसकी बात सुनकर अब सुहासिनी जी हंसने लगी थी। वो तुरंत उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आए और फिर उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराने लगी। कुछ ही देर में अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर मून वहां से निकल चुकी थी, और वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में आहिल इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि मून सिंघानिया मेंशन से अग्रवाल हाउस जा चुकी है। अचानक ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने मून को देखकर वो चौंक गया, और वो भी एक नई अंदाज में। वो हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा और मून उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गई। वो आहिल की तरफ देखते हुए बोली, कैसी लग रही हूं मैं मिस्टर कपूर? उसकी बात सुनकर आहिल ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोला, तुम मुझे मिस्टर कपूर कब से कहने लगी? मून हंसते हुए बोली, मेरा मन किया तो कह दिया, वैसे अच्छा लग रहा है ना मिस्टर कपूर के साथ मिसेज कपूर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वहीं आहिल मुंह बनाते हुए बोला, पहले तुम्हें तुम्हारे मिस्टर सिंघानिया से तो फुर्सत मिले, मेरे बारे में तो तुम तब सोचोगे ना। मून मुस्कुराती हुई बोली, और अगर मैं कहूंगी अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है तो? उसकी बात सुनकर आहिल जो एक बार फिर से ब्रेकफास्ट करने लगा था, अब उसने नजरें उठाकर एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। वो तुरंत बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? मून बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, मैंने सिंघानिया मेंशन छोड़ दिया है आहिल। कल रात में सिंघानिया मेंशन नहीं बल्कि अग्रवाल हाउस थी। मैंने मॉम डैड को बता दिया है कि मैं मून हूँ, उनकी मून, और अब उनकी मून उनके पास वापस आ चुकी है, और मिस्टर सिंघानिया भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मून हूँ।
आहिल हैरानी से बोला, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मुझे एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम सिंघानिया मेंशन से अग्रवाल हाउस जा रही हो। मून तुरंत बोली, क्योंकि रात का वक्त था और आप डिस्टर्ब होते हैं इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह होते ही आपके पास आ जाऊंगी, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी गलती है लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए आहिल, मैं सच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आहिल गहरी सांस लेकर बोला, और उस अखंड सिंघानिया ने तुम्हें अग्रवाल हाउस जाने दिया। तुम्हें टॉर्चर नहीं किया, तुम्हें परेशान नहीं किया। उसकी बात सुनकर मून ने गहरी सांस ली और बोली, अब वो मुझे टॉर्चर कर भी नहीं सकते। अब जब सारी चीज सामने आ गई है तो अब न ही मुझे उनसे डरने की जरूरत है और न ही उनसे अपनी पहचान छुपाने की। आहिल सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोला, और ये सब हुआ कैसे है? आई मीन उसकी तो याददाश्त चली गई थी ना, तो फिर? उसके सवाल पर अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वो आहिल बताना नहीं चाहती थी कि अखंड ने ये सब कुछ ड्रामा किया था। वो नहीं चाहती थी कि आहिल और अखंड के बीच बेवजह की कोई लड़ाई हो, इसीलिए उसने ये बात आहिल से छुपा ली और मुस्कुराते हुए बोली, आपको सारी बातें अभी जाननी है क्या? मैं कब से आपके सामने बैठी हूँ और आपने एक बार भी मुझसे ब्रेकफास्ट का नहीं पूछा और खुद खाए जा रहे हैं। ऐसे आप मुझे अपनी बीवी बनाएंगे? अपनी बीवी का जरा सा भी ख्याल नहीं रखते हैं आप। जाए, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। ये बोलते हुए वो टेबल से उठी, लेकिन वो वहां से जाती उससे पहले ही आहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। मून ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आहिल अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर बोला, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम उस अखंड सिंघानिया से आज़ाद हो चुकी हो। कैसे, कब, क्यों, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। अब तुम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जी सकती हो, यही बहुत है मेरे लिए। रही बात तुम्हारी फिक्र करने की, तो ये तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मुझे बस जल्द से जल्द तुमसे शादी करनी है और अब तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ है तो मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से इस शादी में मुझे खुश नजर आओगी। मैं जानता हूँ तुमने अपने मॉम डैड को कितना मिस किया था। ये बोलते हुए उसने मून का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। मून उसके सीने से लग गई और बोली, बहुत मिस किया था मैंने उन्हें और अब मैं सच में बहुत खुश हूँ और अब मैं पीछे पलट कर तो नहीं देखना चाहती हूँ आहिल। मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैंने सोच लिया है कि शादी के बाद हम स्कॉटलैंड वापस चले जाएंगे और वो भी मॉम डैड को अपने साथ लेकर हम ऐसा करेंगे ना। ये बोलते हुए वो उससे अलग हुई। आहिल मुस्कुराकर बोला, वही होगा जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करूंगा शाइन। मून तुरंत बोली, अब आप मुझे मून कहकर बुला सकते हैं। आहिल ने जल्दी से अपना सरनामे हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम पहले भी मेरे लिए शाइन थी और अभी मेरे लिए शाइन ही रहोगी, मेरी सनशाइन। मून उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, अखंड इस वक्त सोफे पर बैठा था और उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो कल रात से ही ड्रिंक कर रहा था और उसकी आंखों में अब नशा ही नशा दिखाई दे रहा था। तभी दरवाजा खुला और कृतिका जी अंदर आने लगी, लेकिन अखंड ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया था। कृतिका जी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, कब तक तुम खुद के साथ ये सब करते रहोगे अखंड? अगर मून तुम्हें छोड़कर चली गई है तो तुम उसे वापस ले आओ। कुछ भी करो, बेशक से उससे माफी मांगो या फिर उससे रिक्वेस्ट करो, लेकिन उसे अपने पास ले आओ, क्योंकि उसके बिना तो तुम रह ही नहीं पाओगे। अखंड व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, उसे अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए मॉम, और वो खुशियां उसे मैं नहीं दे सकता। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी चांद कभी मेरी नहीं हो सकती। होती भी कैसे, हम सिर्फ चांद को देख सकते हैं, चांद कभी हमारे पास आ नहीं सकता। मैंने गलती की, मून को अपना चांद बनकर भूल गया था कि बेशक से चांद से कितनी ही मोहब्बत क्यों न कर लो, लेकिन चांद को अपना नहीं बनाया जा सकता। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने अपना सर पीछे सोफे पर टिका लिया था। कृतिका जी के सामने ही उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो गहरी नींद में चला गया था। उसे यूं देखकर कृतिका जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे।